हम्म। ओके, सभी साथियों को नमस्कार। हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी साथियों का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। फोन में कमेंट दे चला तो सभी को नमस्कार। हिंदी ज्ञान धारा यूट्यूब पर आज हम आपको देखो दिन में लाइव आ गए, आज शाम को, रोज शाम को लाइव आते थे, है ना। तो देख लीजिए, आज अपन ये आंसर की हल कर रहे हैं और आंसर की बहुत सारे विद्वान साथियों ने आंसर की आपको बता दिया। आंसर की तो आपने देख लिया, लेकिन हम ये भी देखेंगे कौन कौन से प्रश्न इस पर विवादित हो सकते हैं। तो हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरपीएससी ने जो पेपर लिया है वो अच्छे स्तर का पेपर है। कौन से प्रश्न इसमें विवादित हो सकते हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, शिक्षण विधि है। इनमें से आपके प्रश्न कौन से हो सकते हैं विवादित? और हमने जो पढ़ाया है उसमें से तो देखो, ऐप पे पढ़ने वाला विद्यार्थी है वही जान सकता है, बाकी और को तो क्या पता है भाई, और को तो क्या पता चलने वाला है कि कितने प्रश्न आए कितने नहीं आए। तो ऐप पे जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वही इसका सॉल्यूशन जान सकता है कि सच में ही। और मैं अभी इसके स्क्रीनशॉट लेने के लिए लग रहा हूँ। स्क्रीनशॉट प्रत्येक के हम स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए फिर आंसर की में भी बहुत लेट हो गए हम, शाम को मैं आके नहीं पहुँचा था। तो आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो प्रश्न सॉल्यूशन कराने वाला हूं मैं, वक्त खराब नहीं करूंगा, सीधा ही अपन चलेंगे, सीधा सीधा। लेकिन ये जरूर देखना कौन से प्रश्न आपके क्या हो सकते हैं, विवादित हो सकते हैं, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या ये सभी सवाल आप कर सकते हैं हल? ऐसे सवाल आपको देखने हैं और ये सारे सारे सवाल आपको मिल जाने हैं। देखिए, ये है आपका ग्रेड सेकंड का पेपर है और आप देखेंगे यहाँ पर ये अधिकतम आपके 300 अंकों का प्रश्न पेपर है। 150 प्रश्न इसमें है, 2.5 घंटे का समय इसमें दिया जाता है। ये पेपर की आपकी शुरुआत है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 5वां विकल्प भरना जरूरी होता है। यहाँ से अपन सवालों पर चलेंगे। सवाल बड़े अच्छे अच्छे हैं, ये देखेंगे। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? अब देखो, ये जो सवाल मैंने आपको पढ़ाए हैं वो मतलब डिटो एक बिल्कुल ऐसे कैसे, मतलब आपको जो पढ़ाए एक भी शब्द इसका कोई भार नहीं होता है। वक्त आपका मैं लूंगा नहीं, टाइम यहाँ पर ज्यादा टाइम मैं आपका खराब करने वाला नहीं हूँ। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध, सभी अशुद्ध होने चाहिए। तो देखो, यहाँ व्यावसायिक तो अशुद्ध है, मार्मिक ठीक है, पर्वतीय ठीक है। अब देखिए, दिवाली यहाँ पर गलत है, लेकिन घोटाला सही है, केंद्रीय सही है। अंधाधुंध, डावाडोल, आगंतुक, अनुत्तरित है। अब देखो, अंधाधुंध आपका ये गलत है। तो इस तरीके से यहाँ सभी शब्द आपके क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। तो देखो, क्योंकि आपका गलत है, गृहिणी और आह्वान आपका गलत है। आपको सबको पता है कि किस टाइप से इनको तीनों को लिखा जाता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हम जब लिखते हैं तो ये तो आपका होता है क्योंकि, क्योंकि ऐसे होता है, और गृहिणी अपन ऐसे लिखते हैं, और आह्वान जब लिखते हैं अपन तो आ है वान ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम आ है, आपको ट्रिक बताई मैंने, सिर चढ़े अधूरे तो पैर पड़े पूरे, तो आह्वान अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर आपका कौन सा होगा? 2 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बी आंसर आपका एकदम राइट है। अगला सवाल देखिए, अपन अगले सवाल की ओर चलते हैं अपन फटाक से। ये आ गया अपन का, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द नहीं है। तो आपका अशुद्ध कौन सा नहीं है? एक तो आपको अशुद्ध कौन सा नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध कौन सा है? देखो, पश्चाताप है, पश्चात ये होता पश्चात प्लस ताप,
ये पश्चाताप दो तय होने चाहिए थे यहाँ पर, यानी ये गलत है। भर्त्सना है, ये भर्त्सना होती है, ये भर्त्सना होती है, ये भी गलत है। अधिशासी होता है, ये अधिशासी आपका, ये भी गलत है। और जब अपन विसर्ग संधि करेंगे तो ये होता है पुनः प्लस अपि, और पुनः प्लस अपि करेंगे विसर्ग बन जाता है रे, और ये बन जाता है पुनरपि। क्या बन जाता है? पुनरपि। इसका मतलब शुद्ध इसमें कौन सा हो गया है? ए करेक्ट आंसर आपका हो गया है। कौन सा हो गया है? ए आंसर आपका करेक्ट हो गया है। तो आपका उत्तर यहाँ पर ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो रहा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका आंसर ए दूसरे में। तीसरा सवाल है, कौन से इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सौंदर्यता है आपके सामने, आधीन है, लब्ध प्रतिष्ठ है, अक्षोहिणी है। देखो ये आपका, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ये है सुंदर, और सुंदर के साथ यह जोड़ते हैं तो ये बनता है सौंदर्य। और मैंने आपको कम से कम 20 बार बताया है कि यह प्रत्यय के साथ, यह प्रत्यय के साथ ता नहीं जुड़ता है, ता नहीं जुड़ता है, तो वैसे गलत है। अधीन गलत है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये अधीन होता है, इसका विच्छेद आपको ध्यान रखना है, अधि प्लस इन होता है, अधि प्लस इन होता है। और ये अक्षोहिणी, ये है आपका अपवाद, ये क्या है आपका? अपवाद है। और ये देखो अक्ष प्लस ऊहिणी अपन करते हैं तो ये बनता है आपका अक्षौहिणी। क्या बनता है आपका? अक्षौहिणी बनता है। तो आपका ये भी गलत है। और ये मैं दो शब्द आपको बहुत ज्यादा, जब विशेषण संबंधी अशुद्धि पढ़ाता हूं तब मैं आपको बहुत ज्यादा लिखवाता हूं कि दो शब्दों का ध्यान रखना, एक तो लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, और एक और अभी बता रहा हूं मैं, अब भी ध्यान रखना, लब्ध प्रतिष्ठ ये, और एक आपको ध्यान रखना है गण्यमान, गण्यमान। ये दो शब्द आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये वही हुआ है, फिर से आपको पूछा है। आंसर आपका कौन सा हुआ? केवल सी आंसर करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आप, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। देखो वाक्य कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर पूछा गया, टॉप क्लास की, मतलब टॉप क्लास जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके से सवाल पूछ। यह पद कई भावों को प्रकट करता है। अब मेरी बात मान लो, नौकर के हाथ भेज देना, आज तुम फिर इतनी देर में आए हैं। अब ये कह रहा है कि शुद्ध वाक्य नहीं है। अब ध्यान से सुन लो, ये प्रश्न है विवादित। बहुत सारे विद्वान साथियों ने आपको बता दिया होगा, ये प्रश्न आपका क्या है? विवादित है। ये प्रश्न आपका विवादित है, और मैंने आपसे यही कहा था कि विवादित प्रश्न भी अपन छांटेंगे। देखिए यह पद कई भावों को प्रकट करता है। इसने जब कई दे दिया तो भावों देने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर आवश्यकता है इसको भाव की। एक तो इस पर इसका डाउट है, नौकर के हाथ भिजवा देना। अब नौकर के हाथ कैसे भिजवा देंगे? नौकर के हाथ भिजवा देना, इसका मतलब प्रश्न यहाँ पर भी डाउटफुल है। नौकर के हाथ भेज देना, नौकर के हाथ ही भेज देंगे तो क्या चीज भेजनी है? नौकर के हाथ। इसका मतलब ये यहाँ भी डाउट है। और आज तुम फिर इतनी देर में आए हो, ये देर में नहीं, इतनी देर से आए हो। इसका मतलब ये तीनों विकल्प इसके विवादित विकल्प है। अगर इनमें से ज्यादा बेहतर विकल्प मानते हैं आप उत्तर, तो इसका उत्तर आपको 4 चुनना है। आंसर आपको क्या चुनना है? 4, इसका ध्यान रखना है चौथे प्रश्न का। क्लियर है सभी को? अगला चलूं मैं, अगले सवाल पर चलते हैं अपन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? सभी शुद्ध है। ये देखिए आप, सभी शुद्ध कौन कौन से हैं भाई? छांट के बताना भाई। देखे सभी शुद्ध है, सभी शुद्ध है, छांट के बताना। देखे एक बार भाई, फटाफट से बताओ। भागीरथी, द्वारका, अंतर्द्वंद, आगामी, बरात, स्वादिष्ट। तो देखो ये भगीरथी नहीं होता है, ये अकेला भगीरथ होता तब तो ये भगीरथ होता। लेकिन जब भी इसको हम लिखते हैं क्या? भागीरथी, तो ये भागीरथी होता है,
रथी होता है, और ये भगीरथी कभी भी नहीं होता है। द्वार का ठीक है, अंतर्द्वंद्व है, अंतर्द्वंद्व में भी ये होना चाहिए था, ये भी गलत। और ये पूछ रहा सभी शब्द शुद्ध पूछ रहा है, तो शुद्ध का मतलब आप देखें आगामी, बरात और स्वादिष्ट, दो उत्तर आपका राइट है। वाल्मीकि इसका ठीक है, निरोग गलत है, नूपुर गलत है, निरोग कल परसों की क्लास में ही बताया था निरोग, और ये नू और ये पुर छोटा, ये नूपुर। ये सुई में सु बड़ा होता है। अनुग्रहित कितनी बार बता दिया है, अनुगृहीत होता है, संगृहीत होता है, गृहीत ये दृष्टा है, दृष्टा, दृष्टा होता है। इसका मतलब उत्तर आपका कौन सा बन गया है, बी करेक्ट आंसर आपका बन गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। 10वां सवाल, योजक चिन्ह का प्रयोग में निम्नलिखित में से कहां नहीं होता है। योजक चिन्ह की बात करिए। योजक चिन्ह कैसा होता है, योजक जोड़ने वाला, शब्द से शब्द को जोड़ने वाला। पदबंध को सामासिक पद बनाते हैं, तो देखो समास बनाते हैं हम, तो समास में तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, द्वंद्व समास में होता है, कर्मधारय में होता है। पुनरुक्त शब्दों के बीच में एक शब्द बार बार आता है तो आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास के बीच में आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद वह किसी पुस्तक के अवतरण के साथ उसके लेखक के नाम से पहले। अब पहले तो कोई योजक चिन्ह होता ही नहीं है ना, वैसे ही पता चल गया कि भाई पहले तो होता ही नहीं है, तो आंसर आपका कौन सा हो गया, 4 करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए आप, निम्न में से किसी के वाक्यों को उद्धृत करने से पूर्व निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी वाक्य को उद्धृत करने से पहले, यानी किसी भी लेखक ने कोई वाक्य लिखा, उस वाक्य को सारे बताएंगे, सारे समास बताएंगे। तो किसी के वाक्यों को उद्धृत करने से पूर्व हम जो प्रयोग करेंगे वो निर्देश चिन्ह नहीं होता है। निर्देश में तो आपको पता है ऐसे निर्देश होता है, योजक चिन्ह में ये छोटा चिन्ह होता है। अवतरण चिन्ह एक तो सिंगल, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं अपन। अर्धविराम होता है वो आपका ये अर्धविराम होता है, इसका प्रयोग नहीं, इसका नहीं, आपका उत्तर अवतरण चिन्ह होगा। अगला सवाल अपन चलेंगे अगले सवाल को, और किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। तुम भी उत्तर देते चलो साथ साथ में। ऋतिक सबका सवाल का पूरे का सबका बताएंगे एक साथ ही, एक साथ सबका उत्तर बता रहे। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग होता है। विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया है, आपने बताया नहीं कि आप, अब तो आपको बता देता हूं मैं क्लियर। ये जो कॉमा लगता है ये कॉमा अल्प विराम है, और इसका मतलब ही की होता है, इसका मतलब ही क्या होता है, की होता है। तो यहाँ अल्प विराम भी लगाया और की भी लगाया, गलत है। यहाँ आपने बताया, ये आपने यहीं पर लगा दिया इसलिए गलत है। आपका आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक है। जब प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक होता है तब आपका उत्तर होता है प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक में, तब उत्तर आपका उत्तर होता है कौन सा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहते हैं। ठीक है। अच्छा, चौमासे की बात कर रहे हो आप। चौमासा वाला बेटा बहुब्रीहि ही समास है, उसका रिट लग के उसका उत्तर बहुब्रीहि ही आएगा। बार बार आप वो मत करो बेटा कमेंट, उसका उत्तर बहुब्रीहि ही आएगा लास्ट में। ठीक है ना ऋतिक, बहुब्रीहि ही आएगा, चिंता मत करो आप, बहुब्रीहि आएगा। तो आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहते हैं और पूर्ण विराम चिन्ह है, इसका उत्तर 4 है। अगला सवाल देखिए आप, तो ये है आपका प्रश्न, कहां से कहां तक है। प्रश्न संख्या 17 से 20। तो ये कहां तक पढ़ाया अपन ने, 12 था ये, 11। अच्छा इधर आएगा ये। अगला देखते हैं अपन। मैं तो अब भी कह रहा हूं बेटा उसका उत्तर आपका वही आएगा। अच्छा एक तरफ के पढ़ा दिए अपन ने। देखिए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये वाला देखना आपको, कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये भी वैसे ही पंडित है जैसे आप
आपके सब काम हमसे अच्छे हैं, तो हमसे अच्छे तो कोई भी काम हो नहीं सकता है, हमारे कामों से हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसका बैक लिखाया, मेरा चश्मा आपसे अच्छा है, तो आपसे अच्छा नहीं है, मेरा चश्मा आपके चश्मे से अच्छा है। ऐसे कोट का दाम पाजामे से अधिक होता है, कोट का दाम, ये दाम बहुवचन है इसलिए का नहीं, कोट के दाम। वे अपने आप को समझदार और दूसरे को बेईमान नहीं मूर्ख समझते हैं। क्या समझते हैं? बेईमान का आपका देखेंगे, बेईमान मूर्ख है ना, समझदार का विलोम शब्द यहाँ पर प्रयुक्त होना चाहिए था, इसलिए आपका ये भी गलत, ये भी गलत। इसका उत्तर आपका ये ए माना जाएगा, ये भी वैसे ही पंडित है जैसे आप, ये उत्तर आपका ए करेक्ट है। अगला सवाल, अशुद्ध वाक्य नहीं है, अशुद्ध नहीं है मतलब शुद्ध कौन सा है? उसने गुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया, वह मुझ पर क्रुद्ध है, आत्मा के अंदर बल होना चाहिए, बजट के ऊपर बहस होनी है। देखो ये प्रश्न भी आपका क्या बन सकता है, विवादित बन सकता है, क्योंकि ये तो आपका गलत ही है, ऊपर नहीं होता है, ये तो पर होगा। मैंने लिखा है सॉरी, आपको दीपावली के ऊपर निबंध लिखो, तो दीपावली के ऊपर नहीं, दीपावली पर निबंध लिखो। आत्मा के अंदर नहीं, आत्मा के अंदर ही होता है, तो आत्मा में बल होना चाहिए। आंसर आपका ये भी गलत, ये भी गलत है। अब देखो ये दोनों में आपका डाउट है, वह मुझ पर क्रुद्ध है और मुझसे क्रुद्ध है, और गुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया। सिर रखते नहीं है, सिर नवाते हैं, सिर नवाते हैं, सिर नवाते हैं, रखते नहीं है, इसलिए इसके ये दोनों ही गलत है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा जो सही होगा आपका, वो आपका उत्तर मुझ पर क्रुद्ध है, ये देख लेना आप, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के बहुत सारे विद्वान साथी इसका उत्तर ए बता रहे हैं, बाकी का मैं नहीं मानता, क्योंकि सिर रखते नहीं है, सिर्फ नवाया जाता है चरणों में। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर दो उत्तर इसका राइट होना चाहिए। अगला सवाल, अल्पविराम चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में असंगत कथन क्या है? अल्पविराम, अब देखो वैसे तो ये सवाल ही सही नहीं पूछा है, वैसे तो ये सवाल ही सही नहीं पूछा। अल्पविराम कौन सा होता है? अल्पविराम जिसको आप कॉमा बोलते हैं ये। अब अल्पविराम के बारे में ये बात की है, तो अल्पविराम का मतलब ये भी अब कारक चिन्हों से इसने प्रयोग कर लिया है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो करते ही है हम, इसमें तो कोई बात ही खास नहीं है। जब कोई शब्द के भेद जोड़े जाते हैं, शब्द के भेद, तब प्रत्येक जोड़े के मध्य अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसके दो विकल्प गलत है, इसके विकल्प दो क्या है? गलत है। इसके दो विकल्प क्या है? गलत है। अब देखो गलत कौन कौन से है? दूसरा और तीसरा। जहां तक मेरी समझ है वो दूसरा और तीसरा दोनों ही इसके विकल्प गलत दिए हैं। जब कई शब्द भेद जोड़े आते हैं, तब प्रत्येक जोड़े के मध्य, प्रत्येक के जोड़े के मध्य तो कोई अल्पविराम नहीं होता है, ये गलत। संबोधन कारक की संज्ञा और संबोधन शब्दों के पश्चात अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। संबोधन कारक तो संबोधन तो ये होता है, विस्मयादिबोधक, और संबोधन का चिन्ह तो ये होता है, अल्पविराम तो होता नहीं है ये। इसका मतलब इसके विकल्प दोनों ही गलत है, मेरी तरफ से स्टार, ये बोनस देना चाहिए इसमें आपको। ठीक है, क्लियर है? यस। क्लियर है? अगला देखिए आप, अगला देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो पहली बात तो मैंने इस वाक्य को कैसे पढ़ाया था आपको, पेड़ों पर पक्षी, ये ऋतिक को ब्लॉक कर इसने दिमाग खराब कर रखा है, बोल दिया एक बार के उसका उत्तर वही माना जाएगा, चौमासा का बहुब्री है। मैंने बोल दिया आपको कि वही उत्तर माना जाएगा लास्ट फाइनल की में, ठीक है ना, वही माना जाएगा। अब तुम कहो तो आरपीएससी में चले जाऊं मैं, अब इसका सॉल्यूशन कराऊं कि तेरे प्रश्न का सॉल्यूशन कराऊं? तो ने जरा सबर तो ले कि जान निकल रही है। अब देखिए आगे चलते हैं अपन,
मैंने आपको पढ़ाया था जैसे वृक्षों पर कौआ काँव काँव कर रहा है, तो वृक्षों पर नहीं वृक्ष पर। अगर आप वृक्षों करते हैं तो कौए करना पड़ेगा। जैसे गलियों में रात भर कुत्ता भौंकता रहा, तो गलियां बहुत सारी ले ली तो कुत्ता भी बहुत सारे लेने हैं, और कुत्ता एक लिया तो गली भी एक लेनी है। वैसे ही वृक्षों पर नहीं वृक्ष पर कोयल कूक रही है, ये गलत है। अपने अपने घरों से ले आओ। वे अनेक कला जानते, कला नहीं जानते, अनेक नहीं कलाएं जानते हैं, कलाएं जानते हैं, है ना। श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे, कई श्रेणी। अब देखो ये प्रश्न भी आपका विवाद में जा सकता है। श्रेणी नहीं होती, श्रोताओं के वर्ग होते हैं, वर्ग होते हैं, लेकिन अपने अपने घरों से ले आओ, तो ये आपके प्रश्न यहाँ पर ये भी गलत जा सकता है, लेकिन इनमें से ज्यादा थोड़ा सा शुद्ध जा सकता है वो 4। ये प्रश्न भी आपके स्टार लायक है। इस प्रश्न पर और इस विकल्प पर, दोनों पर आपका विवाद हो सकता है, लेकिन वर्ग को हम श्रेणी कह सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर आपका कौन सा होना चाहिए? 4 उत्तर इसका क्लियर होगा। अगला सवाल, अगला सवाल है ये 9 10 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12, ये 12 तक हो गया है ना। ये 13वां सवाल देखिए, नंबर वाइज चलेंगे। अब सिर से पानी गुजरना मुहावरे का निकटतम अर्थ है, तो सिर से पानी गुजर रहा है, तो सहनशीलता की सीमा क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। सहनशीलता की सीमा क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। ये सिर से पानी गुजर रहा है, अपन कहते हैं बालक उद्यम मत कर, ज्यादा परेशान मत कर, अब सिर से पानी गुजर रहा है। वीडियो रुक रुक करके चल रही है, क्यों चल रही है भैया? हो जाएगी बेटा, सही देखा, इसको ये रिप्रेस कर दे तो। देखिए सहनशीलता की सीमा पार हो गई है, तो ये आपका सिर से पानी गुजर रहा है। अगला देख रहे अपन, बॉबी में हाथ तू डाल और मंत्र में पढ़ू। बॉबी का मतलब बिल में, सर्प के बिल में हाथ तू डाल दे और मंत्र में पढ़ूंगा, यानी मरवाने की जगह पर तो दूसरे को भेज दो और आप बच जाओ। तो जोखिम का काम दूसरों को सौंप करके स्वयं आसान काम कर लेना, ये बॉबी का हाथ। यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 15वां, चित्त भी मेरा और पुट भी तेरा, यानी सब कुछ मेरा ही मेरा, अंटा मेरे बाप का, सब कुछ मेरा ही मेरा। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हर दशा में अपना ही लाभ उठाते हैं अपन। ठीक है, आंसर बी करेक्ट है। अगला सवाल, यान और दम कर रहा अखिल है, 1 घंटा लगेगी हमको। हर दशा में अपना ही अपना लाभ चाहना। तुम शास्त्री जी पर आरोप लगाकर की कोशिश करो। तो शास्त्री पर तुम आरोप लगा रहे हो, तो आकाश के तारे तो तोड़ नहीं सकते, सूरज को दिया दिखा नहीं सकते, सूरज पर धूल फेंकने का काम कर रहे हैं, यानी आप धूल फेंक ही नहीं सकते। इसी तरीके से पंडित पर आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। आंसर आपका कौन सा है? सूरज पर धूल फेंकना। दे रहे हो ना आप उत्तर, साथ साथ में उत्तर दीजिए ताकि खुद को पता चले कि हाँ हम कर सकते हैं। कितना सवाल था ये? कितने नंबर का सवाल है? 16 17 16 17। अब 17 पैसे अपन को ये गद्यांश आया था, ये गद्यांश को पढ़ना है। इसमें साफ साफ एक प्रश्न तो साफ दे रखा, देखो युद्धवीर, दानवीर और दयावीर ये दे रखा है, तो आपको साफ दिख रहा है युद्धवीर दानवीर वाला एक प्रश्न आएगा भी। धीरता क्या है? बिना गद्यांश को पढ़े भी उत्तर दे सकते हो। तो प्रत्यय जुड़ते ही कौन सी संज्ञा बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद के अनुसार धृति का मतलब क्या है? तो वो है आपका धैर्य। धृति यानी धैर्य। अगला 19वां, उत्साह का स्वरूप स्फुरित होता है। इसने साफ यहां दे रखा है, ये देखो, ये दे रखा आनंद पूर्व प्रयत्न है, उसकी उत्कंठा में उत्साह, ये दे रखा है यहाँ पर। इसलिए आपका उत्तर यहाँ पर आनंद पूर्व प्रयत्न, ये आपका उत्तर यहाँ पर क्लियर होगा। आनंदपूर्ण प्रयत्न और उसकी उत्कंठा।
और ये युद्धवीर और दानवीर दयावीर इसमें उत्तर दे ही रखा है, तो कर्मवीर इसमें दे ही नहीं रखा। 2 उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए ध्यान से अगला सवाल। 20 सवाल आपके हो गए, 21वां चलते हैं अपन। 21वां सवाल क्या कहता है, देखिए आप। शब्द शक्ति विषय कौन सा कथन गलत है? शब्द शक्ति की बात कर रहा है। शब्द शक्ति वाचक शब्द के प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होते हैं वाचक। तो ये तो आपके वाचक शब्द होते हैं। रूढ़ जिन शब्दों का टुकड़ा करते ही अर्थ नष्ट हो जाता है वो रूढ़ होते हैं। यौगिक 2 शब्दों को मिला दिया जावे और तो वहां यौगिक हो जाता है। योग रूढ़ जिसका 2 शब्दों को मिलाने के बाद, 2 सार्थक शब्दों को मिलाने के बाद उसका तीसरा अर्थ निकलता है, बहुव्रीहि समास बनता है, वह योग रूढ़ होता है। तो ये देखो पंकज रूढ़ शब्द, पंकज रूढ़ शब्द कहां से हुआ? ये देखो पंख प्लस जय, पंख का मतलब कीचड़, जय का मतलब जन्म, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज तो कमल हुआ, तो कमल इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। ये तो योग रूढ़ शब्द है, ये तो योग रूढ़ शब्द है, इसलिए यहीं पर गलत कर दिया। आंसर आपका कौन सा हो गया? 2। संध्या हो गई। ये ऐसे कैसे लिखाया मैंने आपको? सेम बिल्कुल संध्या हो गई, 4 बज गए। ये 2 उदाहरण में एक साथ में लिखाया आपको। तो व्यंजना शब्द शक्ति बिल्कुल सही है, राइट है। व्यंजना शब्द शक्ति छिपे हुए अर्थ का बोध कराते, बिल्कुल राइट है। अगला सवाल कौन सा है? 21 के बाद आते 22। जब क्रम की दृष्टि से लोक शास्त्र के कथित नियमों का उल्लंघन किया जाए तो कौन सा काव्य दोष है? कत्ती ऐसे बिल्कुल आपको कोई टंटा करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने आपको ये दोनों में तुलना लिखाई थी, दुष्कर्मत्व और अकर्मत्व। ये तो होता है व्याकरण में, ये व्याकरण के पदों का भंग, पद भंग होते हैं, व्याकरण के पद भंग होते हैं। और यहाँ शास्त्र से कथित जो नियम है वो, ये शास्त्रों से संबंधित नियम है, वो उल्टे होते हैं इसमें, शास्त्र से संबंधित। तो आपका उत्तर दुष्कर्मत्व दोष। क्लियर है ना? 22वें का ये लो आपका 22वां। अगला चलू तो व्याकरण से संबंधित पदक्रम भंग है तो अकर्मत्व है, और शास्त्रों से संबंधित है दुष्कर्मत्व है। अप्रतित्व में समझ में नहीं आता, ग्रामत्व में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होता है। 23वां सवाल। शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? नहीं है। शब्द शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाला व्यापार है, बिल्कुल सही बात है। अंदर छुपा हुआ अर्थ ही दिखाई देता है उसमें। शब्द का लोक प्रचलित नामवाची अर्थ बोध कराने वाली शब्द शक्ति। सेम अगर ये शब्द नहीं लिख रहा है आपकी लाइन में तो मुझे बता देना, मैं कल स्क्रीनशॉट डालूंगा इसका, सब के पूरे प्रश्नों के ही। शब्द का लोक प्रचलित अर्थ, शब्द कोशीय अर्थ, संकेतित अर्थ, सब किसको बोध कराती है? अविदा शब्द शक्ति। और यहाँ देखो साक्षात संकेतित अर्थ होता है, ये तो अविदा की विशेषता है, यहाँ पर व्यंजना की विशेषता नहीं है। आंसर आपका कौन सा बन गया है? 3 करेक्ट। अब क्या करें यार, वीडियो चल रही है तो चल ही रही है, नेट की समस्या है, पता नहीं क्या है। एक बार रिफ्रेश करके देख ले, हो जाए। अगला देखिए आप, तो ये सवाल कौन सा था आपका? 23। अगला है आपका 24वां सवाल। 24 इधर गया। ये रहा आपका 24, ये रहा आपका 24। देखो अगर ये पूरे उदाहरण ऐसे कैसे आपके उसमें नहीं हो, ऐप में आपको जो पढ़ा है उसमें, तो आप मुझे बता देना कि सर एक भी उदाहरण आपने इसमें से लिखाया क्या नहीं। सुवर्ण को ढूंढत फरत कभी कामी अरुचोर, ये तो यूट्यूब पे ही अभी कल परसों ही पढ़ाया है। श्लेष अलंकार। विष पीते हैं मेघ, यूट्यूब पे ही पढ़ाया कल परसों। ब्रह्मणी के प्राण निकले, मैंने कहा कि काम कहीं पे हो रहा है, दर्द कहीं पे हो रहा है ना। उंगली मेरी कटी है, दर्द आपके हो रहा है। असंगति अलंकार है, ये लो असंगति अलंकार है। किसमें? आपके बी में। इसमें असंगति का प्रयोग है, असंगति। क्लियर है? बिल्कुल नॉर्मल था, ये विरोधाभास नहीं है। मुनि तापस जिनसे दुख ले ते नरेश बिन पावक दे, ये बिनु आ गया, ये आ गया बिनु, ये आ गया आपका बिनु विभावना।
और जान शाम को श्यामगन, ये फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी में पूछा था, तब भी मैंने आपको इसका सॉल्यूशन कराया था। जान शाम को श्यामगन नाच उठे वन में, जान जानकर समझ समझ कर, ये सब किस में आता है? भ्रांतिमान अलंकार में। दो उत्तर आपका क्या है? राइट है। अगला सवाल देखिए 25वां, बेसर मोती द्युति झलक परी अधर पर आन, उसके ओठों की चमक बढ़ गई है, नायिका की पट पहुंचत चूनो समझ, नारी ने पटा जान। तो जानी जानकर समझ समझ कर बताया मैंने, कोई माथा पचाने की कतई टंटा नहीं था, सेम बेसिक वैसे ही लिखा रखा है, बेसिक वैसे ही लिखा रखा। ये आपका भ्रांतिमान अलंकार भी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगला देखते हैं अपन, 25वां सवाल हुआ। इसके बाद में आप देखेंगे 26वां सवाल, माधुर्य गुण के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार करुण शांत रस से होता है, बिल्कुल। रैफ युक्त वर्णों का प्रयोग तो भाई ओज गुण में होता है, भाई ओज गुण में होता है रैफ युक्त। रैफ का मतलब टर मर चर फर है ना, टर काहे को टटिया रही है, काहे को टर्रा रही है, तो ये तो किस में होता है? आपका ओज गुण में होता है, रैफ युक्त। ये रैफ, ये टर टर काहे को कर रही है, मर मर चर मर, ये सब के सब रैफ युक्त शब्द है, ओज गुण में होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दीर्घ समास पदों का प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता, ओज में ही किया जाता है माधुर्यम। पंचम वर्णों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन टेट है डेड है को छोड़कर किया जाता है, बिल्कुल एकदम राइट है। सेम बेसिक वैसे आपको लिखाया है। मैं बार बार मैं कहाँ तक बोलूंगा कि लिखाया है, मैं तो आपको स्क्रीनशॉट लेके दूंगा। 26वां सवाल, इसके बाद में आपको 27वें सवाल पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेके सबके मैं आपको प्रूफ सहित डालूंगा। प्रबल जो तुम में पुरुषारथ हो, सुलभ कौन तुम्हें ने पदारथ हो। नभ भर बन रहा है, न से ले भा, न से भा, न से और भर राज है भा, तुरंत नभ भर बनते ही आपका छंद हो जाएगा। इसमें द्रुत विलंबित छंद, ये लो द्रुत विलंबित शब्द नभ भर, नभ नभ भर बन रहा है, नए से ले भाने से, भाने से और राज है भा। आंसर आपका कौन सा है? द्रुत विलंबित छंद। नहीं चले फिर दोबारा ये थोड़े आएंगे फिर। देख ले चलन दे यार, देख तो रहे सब, उस पर सही चल रहा है ना। आचार्य विश्वनाथ द्वारा वर्णित रस के स्वरूप आपको 14 विशेषताएं लिखाई है मैंने, 14 विशेषताएं लिखाई है। कल इसका पेपर था, कोई छात्र बताए, मैं ही बता रहा हूं ना, ये तभी तो इसका सॉल्यूशन कर रहे सुनीता। ठीक है, 28वां देखो, आचार्य विश्वनाथ द्वारा वर्णित रस के स्वरूप में परिगणित नहीं है। रस अखंड है ना, ब्रह्मानंद सरोदर है, रस चिन्मय आनंद है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। मैंने कितनी सारी विशेषता इसकी लिखाई है आपको। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, युक्त नहीं है। स्पान ये देखो शून्य है, ये फर्स्ट ग्रेड में आया था, पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड में आया, फिर सेकंड ग्रेड में फिर चमका दिया इस सवाल को। ये का यही आया है। और फर्स्ट ग्रेड में मैंने आपको क्या करवाया था? इसका सॉल्यूशन करवाया था। ये 27वां प्रश्न, वेदांतर स्पर्श शून्य है, चिन्मय है, ब्रह्मानंद सहोदर है, अखंड है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, इसको कोई समझ नहीं सकता रस को। ये 14 विशेषताएं बताई है। छंद विषय असंगत कथन है। हरि गीत का छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्रा कहाँ से होती है भाई? गीतिका में होती है। ये देखो, ये गीतिका होती है, गीतिका में 26 होती है, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में कितनी होती है? 28 होती है। तो यहीं पर गलत हो गया। ये आंसर आपका क्या हो गया? ए करेक्ट। सोटा छंद के विषम चरणों में 11-13 होती है, बिल्कुल 11-13 मात्रा होती है सोठा में, जबकि दोहा में 13-11, दोहा में क्या होती है? 13-11। तो सोठा में पहला और तीसरा चरण है, इसमें आपकी 11-13 बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर आपका ए करेक्ट है। अगला देखो, दोहा छंद के समचरण का अंत में गुरु लघु होता है, बिल्कुल होता है। चौपाई मात्रिक समछंद बिल्कुल है, कोई खास बात नहीं है। कौन सा सवाल था ये?
आपका 29वां। अब आते हैं अपन 30वें सवाल पर। ये 30वां आ गया आपका। 30वां सवाल देखिए आप क्या कह रहा है। ये 30वां सवाल, 30वां भाई 30वां, ये कथन आया है आपका, आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा, और वीर गाथा नाम आते ही हमको बिना सोचे समझे ही, कुछ भी बिना जाने ही वीर गाथा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। शुक्ल बाबा के 4 कथन पूछ लिए, 3-4 कथन, ये शुक्ल बाबा रामचंद्र शुक्ल 3-4 कथन इसमें से पूछ लिए। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन पूछा है बोलचाल का। आप देखते हैं अगला, देखिए आप, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ये देखो कितना सरल सा सवाल पूछा है ये, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। नामकरण आदिकाल का पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया जानती। चारण काल गिरियर्सन ने दिया। प्रारंभिक काल या आरंभिक काल मिस्र बंधुओं का, वैसे ये गणपति चंद्रगुप्त ने दिया है मूल रूप से तो, लेकिन मिस्र बंधुओं का भी जब गणपति चंद्रगुप्त नहीं होता है विकल्प में तो प्रारंभिक नाम मान लिया जाता है। तो बिहारी, ये वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। सिद्ध सामंत काल है, ये राहुल ने दिया था, राहुल सांकृत्यायन ने ये नाम दिया था। आंसर क्या हो गया आपका 4। ये 31वां सवाल हो गया। अगला देखिए आप, शांत रस के प्रमुख संचारी भाव, खतरनाक सवाल दिया है। शांत रस जब होता है तो शांत रस में देखिए आप, व्याधि नहीं होती है, आवेग नहीं होता, और आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे दैन्य शंका चिंता, दैन्य संख्या चिंता, यहाँ पर शंका नहीं होती है। तो धृति, मति और हर्ष, ये इसका उत्तर आपका राइट होगा बी। धृति, मति और हर्ष की आवश्यकता होती है। सॉरी, 32वें सवाल पर आपका जवाब होगा 2 करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं अपन, 33वां सवाल। ये आ गया 33वां सवाल। 33वें सवाल में क्या कहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। अब देखो ये प्रश्न है, ये विवादित प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, ये विवादित प्रश्न है। काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार, काल विभाजन तो देखो मिस्र बंधुओं ने भी किया है, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने किया है, और शिव सिंह सेंगर की, अगर इनमें से सब में से देखें तो इन्होंने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया था। शिव सिंह सेंगर ने, गारसद तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का प्रयास ही नहीं किया था, इसलिए इसका थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी उत्तर है वो आपका गिरियर्सन। इसका उत्तर राइट मानना चाहिए अपन को। ठीक है, यस, गिरियर्सन इसका उत्तर राइट मानना चाहिए। बाकी इसका उत्तर शिव सिंह सेंगर, इतिहासकारों में से सबसे पहले लिखने वाले इतिहासकार वो शिव सिंह सेंगर है इनमें से तो, लेकिन काल विभाजन की बात करिए तो गिरियर्सन ही इसका उत्तर राइट मान सकता है, लेकिन है विवादित प्रश्न। हिंदी साहित्य का आदिकाल महाराज, ये देखो महाराजा भोज, अपन को जब आदिकाल लिखाता हूँ तो शुरू में ये पंक्ति लिखाता हूँ पहली ही, आदिकाल महाराज भोज के समय से लेकर अमीर देव के समय तक, कुछ पीछे तक चलता है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। शुक्ल बाबा छा गए हैं। कुछ विद्वान इसको नगेंद्र का बता रहे हैं, लेकिन ये शुक्ल का ही कथन है, ध्यान रखेंगे। साहित्यिक प्रवृत्ति और रीति आदर्श, देखो प्रवृत्ति, रीति, आदर्श, जब प्रवृत्तियों में बांटा है तो जब जैसे ही प्रवृत्तियों का नाम आता है साहित्यिक प्रवृत्ति, तो प्रवृत्तियों में बांटने वाले भी कौन है, रामचंद्र शुक्ल ही है। प्रवृत्ति, रीति, आदर्शों का सामवैषम्य साहित्य के इतिहास काल विभाजन का आधार हो सकता है। काल विभाजन की परिभाषा है रामचंद्र शुक्ल ने ही दी है। शुक्ल छा गया इसमें तो। अब देखो अगला कौन सा प्रश्न है। हाँ भाई, पैंतीस के बाद में 36वां सवाल अपन देखेंगे। ये है आपका 36वां सवाल। ये 36वां सवाल देखो,
देखो ये भी शुक्ल बाबा का टेक दिया है। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन करते थे, यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। तो ये कथन देखो राजाश्रित कवि की भी, ये भी आपका किसका है, आपका रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है। सारे कथन दिए थे वो रामचंद्र शुक्ल के कथन उठा करके लिख दिए हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार 5 प्रश्न है इसमें रामचंद्र शुक्ल के, हर बार रामचंद्र शुक्ल को पूछ लिया तो पूछ लिया उसने। रामचंद्र शुक्ल पर जिसने टिक मारा उसकी बल्ले बल्ले हो गई है। 36वां सवाल ये है आपका 37वां सवाल। ये देखिए आप, आदिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आदिकाल की प्रवृत्ति, आदिकालीन साहित्य में कथ्य की विविधता के साथ साथ छंद प्रयोग की विविधता नहीं दिखाई देती। अरे भाई छंद तो प्रयोग किया है, हमारी पृथ्वीराज रासों को तो छंदों का अजायब घर कहा है। नहीं ज्यादा आसान तो नहीं पेपर, ज्यादा आसान पेपर नहीं है वो तो, ज्यादा जो पढ़ने वाले हैं ना उनको आसान लगता है, ज्यादा आसान नहीं। तो देखो ये जो नहीं है, ये नहीं भाई, छंदों की विविधता, छंदों का तो अजायब घर कहा है हमारे रामचंद्र शुक्ल के, वो सॉरी पृथ्वीराज रासों को। तो ये तो गलत हुआ ना, यहीं पर गलत है आपका, ए आंसर आपका करेक्ट हो गया है। अगला देखिए आप, यदि आदिकालीन सिद्धों और नाथ पंथियों के काव्य रूपों को हिंदी क्षेत्र से निकाल दिया जाए तो भक्तिकालीन निर्गुण पंथों के काव्यांग का उद्गम बताना कठिन होगा। ये तो मैं पेपर डाल दूंगा, आप ही पढ़ लेना, गलत यही था उसमें। कौन सा प्रश्न था ये, कौन है, यहीं होगी ना, या मैं ले जा दूसरी। अगला देखो आप, तो 37वां सवाल हो गया था अपना। कौन है, कौन है जो ये, कौन तो ले जा रहा जो, अच्छा। अगला देखो आप, रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से असंगत कथन कौन सा। आप ये देखो, ये सवाल देखो आप कितना, बीसल देव रासो, नरपति नालय, परमाल रासो, जगनिक, खुमान रासो। भाई कब से लिख दिए खुमान रासो, शालिभद्र सूरी ने। चलो कोई नहीं, सीधा सवाल है ये तो, है ना, चलो कोई नहीं, चलो आंसर आपका सी करेक्ट है। तो चलो कुछ सवाल सीधे भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीसल देव रासों का काव्य नायक कौन है, पूरा जानते हैं। बीसल देव किसको कहते हैं, विग्रहराज चतुर्थ को। ये राजमती इसकी नायिका है, अगर नायिका पूछे तो राजमती कर देना आप, राजमती, और नायक पूछे तो विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, 39वां सवाल। अगला देखो, दोहा चौपाई में निबंध मसनवी शैली में लिखी गई भक्तिकालीन प्रमुख रचना है। अब देखो पहली बात तो ये प्रश्न भी आपका विवादित बन सकता है। क्यों बन सकता है कि इसने दोहा चौपाई भी कह दिया है और मसनवी भी कह दिया है। कड़वक पद्धति और मसनव शैली एक जैसी ही होती है। तो देखो दोहा चौपाई रामचरितमानस में भी है और पद्मावत में भी है, लेकिन इसने प्योर मसनवी शैली का नाम ले दिया है, इसलिए इसका उत्तर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन माना ये जाएगा सी, क्योंकि मसनवी शैली कड़वक पद्धति में 7 चौपाई के बाद दोहा आपके रामचरितमानस में है, पद्मावत में भी है। तो लेकिन मुख्य रूप से साहे वक्त की वंदना की जाती है वो मसनवी शैली में की जाती है, और वो साहे वक्त की वंदना रामचरितमानस में नहीं है, आपके पद्मावत में है। इसलिए इसका उत्तर सी करेक्ट हो सकता है, यस। अगला देखिए 41वां सवाल, आलाखंड किस रासों को, आलाखंड, आला ये गीत होते हैं आपके उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में गाए जाते हैं। आला किस नाम से, तो आलाखंड आपका परमाल रासो है, वही आपका आलाखंड है। चार्ल्स इलियट ने इसको प्रकाशित करवाया था, आपको पता ही है, वो मैंने आपको सारा बता रखा है, चार्ल्स इलियट। इसके बाद में 42वां सवाल किधर गया है, ये 42वां सवाल आ गया आपका, भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आया है ना,
पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा विस्तार मिला। भक्ति काल के विषय में ये कथन किसका है? तो ये देखिए रामचंद्र शुक्ल का। फिर से शुक्ल छा गए, शुक्ल बाबा ले ले भाई, शुक्ल बाबा। आंसर आपका कौन सा? ए, शुक्ल ही शुक्ल उठा करके रच दिया इतिहास। शुक्ल शुक्ल, अरे वारे जितेंद्र। 1865 में चार्ल्स इलियट, परमाल रासो, यस वेरी गुड रतिपाल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात अपन करेंगे। अगला सवाल देखिए आप, निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प नहीं है। जायसी की आखिरी कलाम रचना है, कुतुबन की मृगावती, मंजन की मधुमालती, उस्मान की ज्ञानदीप कहाँ से आ गई? शेख नबी की है, शेख नबी, शेख नबी की रचना है। ये देखो ज्ञानदीप। आंसर आपका कौन सा हो गया है? 4। मंजन की मधुमालती, मृगावती उठा के सीधा टेप दिया है प्रश्न। इतना कठिन पेपर नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्पों का चयन करना है। ये श्रद्धा द्वैतवाद और फलाना द्वैतवाद पूरी दुनिया जाना है इनको, है ना। ये सवाल उठा उठा के द्वैतवाद, तो द्वैतवाद पूरी दुनिया जाना है कि मध्वाचार्य है। अब बताओ इसमें भी कौन कौन गलत करेगा। अब इसका विकल्प क्या दिया है? ये देखो विकल्प क्या दिया है। ये पहले में सी आया, एक में ही है सी, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सी उत्तर इसका करेक्ट। ये लो, ये देखो, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी। तो सी का मतलब द्वैतवाद मध्वाचार्य, विशिष्ट द्वैत रामानुजाचार्य, शुद्ध द्वैत वल्लभाचार्य, द्वैतवाद निम्बकाचार्य। ये लो, कतई जहर सीधा सवाल पूछा। ये तो चालवा दो जी भाई, उड़वा दो जी जानकार। आते हैं 45वें सवाल पर। रीति काल को अलंकृत काल, ये देखो अलंकार काल, अलंकृत काल, ये दोनों में चक्कर पड़ता है और बहुत सारे लोगों के चक्कर पड़ भी गया है। अलंकृत काल देखो जिसने भी किया है उसके चक्कर पड़ा है, विश्वनाथ नहीं है इसका उत्तर। इसका उत्तर मिश्र बंधु है। अलंकृत काल क्या है? मिश्र बंधु। समझ गए आप कौन है ये? मिश्र बंधु। उत्तर आपका ए करेक्ट है। अगला देखिए आप, रीतिकाल का प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, श्रृंगार की प्रधानता है, काव्य रंग निरूपण है, नायिकाओं का भेद है। दार्शनिक विचारधारा कहां से आ गई? वहां पर कोई भी दार्शनिक विचारधारा वहां पर नहीं थी। आंसर आपका कौन सा है? सी 46 का। अगला देखिए आप, लोग लागी कवित्व बनावत, मोहितो मेरे कवित्व बनावत, पूरी दुनिया में फेमस पंक्ति पूछी है। लोग है लागी कवित्व बनावत, मोहितो मेरो कवित्व बनावत, ये किसने कहा है? लोगन लागी कवित्व बनावत, ये घनानंद बाबा की जय हो। ये आपका सी आंसर करेक्ट है 47 का। 48वां देखो आप, पुष्टि मार्गी व्यक्ति के संबंध में असंगत कथन है। पुष्टि मार्गी व्यक्ति देखो, पुष्टि मार्ग से 2 सवाल पूछ लिए, और तो और कुछ पुष्टि मार्ग से 2 सवाल पूछ लिए भाई साहब। पुष्टि मार्ग से कितने सवाल पूछ लिए? 2 सवाल पूछ लिए। ये देखो तुम तो, हाँ सबका उत्तर दो तुम, ताकि कम से कम तुमको खुद को पता चल सके कि हाँ भाई कर रहे हैं हम तो। पुष्टि मार्ग भक्ति रागानुराग भक्ति है। इस भक्ति में किसी प्रकार के साधन या कर्मकांड की अपेक्षा नहीं होती है। ये देखो, ये देखो, पुष्टि मार्गी भक्त के प्रारब्ध और संचित कर्मों का समन ईश्वर के पास स्वयं हो जाता है। रस रूप पुरुषोत्तम के स्वरूप आनंद की शक्ति प्राप्त कर उसकी लीला में प्रविष्ट होना पुष्टि मार्गी भक्ति का फल नहीं है भाई, फल तो है नहीं, गलत है ये यहाँ पर नहीं है। आंसर आपका कौन सा हो गया है? 4। यू पेपर बनेगा कहाँ से? ये तो तुम ज्यादा पढ़ रखे हैं इसलिए तुमको ये सब सीधी लग रही है। बाकी का तुम सोच रहे हो ना उतनी सीधी भी नहीं है। लाला लालियो, तुम जो सोच रहे हो उतना सीधा भी नहीं है। पेपर का लेवल ठीक है।
49। रीतिकालीन रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? अष्टप्रेम में भवानी रस जाति काव्य कुशल सुजान हमने लिखवाया, आपको वही लिख दिया है। रस विलास देव की रचना भी है, चिंतामणि ने भी लिखी है, देव की रचना है मतीराम की। देव की भाव विलास, रस विलास है ना, अष्टायाम, श्रीपति की काव्य सरोज, घनानंद की स्कलता है ना। आंसर आपका कौन सा होगा? एक करेक्ट आंसर होगा 49 का। अगला सवाल देखिए आप, भारतेंदु युगीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन पूछा है? ये देखो गलत कथन पूछ लिया है। भारतेंदु युग के नए नए मार्ग खुले तथा खड़ी बोली कविता का बपन काल यही है। आप देखो हिंदी साहित्य में इतिहास में 50 से 1900 तक का समय भारतेंदु काल है। 19वीं शताब्दी पूर्वार्ध की अपेक्षा भारतेंदु काल में हिंदी गद्य का विकास, नवोदित राष्ट्रीयता, नवोत्थान की भावना है। ये क्या मतलब, यहाँ तो पहले ही पता चल गया पूर्णतः प्राचीन कथा। ये कहाँ से आ गया पूर्णतः प्राचीन कथा? यही तो गलत है। चौथा, पूर्णतः प्राचीन कथा नहीं है। आंसर आपका 4 उत्तर राइट है। लाला लालियो 50 का। 51 देखो, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ ओ हो और दुनिया ने तो माना है कहाँ से? केशवदास से। और लेकिन रामचंद्र बाबा यो कहते हैं कि भाई चिंतामणि से ही शुरुआत हुई है रीतिकाल की विरल परंपरा, चिंतामणि से ही माननी चाहिए। शुक्ल बाबा, ये देखो कितने शुक्ल बाबा पूछा, 5 प्रश्न शुक्ल बाबा, जहां उत्तर आवे शुक्ल बाबा, जहां उत्तर आवे शुक्ल बाबा। ये देखो शुक्ल बाबा, चिंतामणि। अगला सवाल देखो आप, 51 52। रचनाकार एवं रचनाओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये पूरी दुनिया जाने। ये निराला की रचना जयशंकर प्रसाद में रख दी। ये जयशंकर प्रसाद की कहाँ से आ गई? अर्चना, आराधना, गीत गूंज। निराला बाबा की रचना, निराला बाबा की, ये निराला बाबा है ना। तो आंसर आपका ए यहीं पे पकड़ में आ गया। अणिमा बेला नए पत्ते, आतिमा वाणी लोकायतन, सांदगी दीप शिखा, नीरजापुर दुनिया जाने। ओ भाई साहब, कोई प्रश्न तो घास उठा के रखा है। प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? यह प्रगतिवाद आगो तुम्हारा। प्रगतिवाद ने साहित्य को व्यक्तिवादी यथार्थ से बंद कमरे से निकालकर जनजीवन तक पहुंचाया, बिल्कुल पहुंचाया। प्रगतिवादी काव्यधारा मार्क्सवादी दर्शन को अपना लक्ष्य बनाकर चली, बिल्कुल। प्रगतिवादी साहित्य में पूंजीवादी शक्तियों का शोषक वर्ग और किया ही है। प्रगतिवादी काव्यधारा व्यक्तिवादी, वायवी का मतलब व्यक्तिवादी, और व्यक्तिवाद तो प्रयोगवाद की विशेषता है। किसके? व्यक्तिवाद तो प्रयोगवाद में भाई। इसका मतलब यही उत्तर गलत है, चौथा। क्या हुआ? कमेंट नहीं आ रहे आपके? अरे कमेंट क्यों नहीं आ रहे गौरव? बंद हो गया वीडियो? चैट डिस्कनेक्ट होगी। फोन पे चल रहा है, अल्लाह ताला फोन दे दो। चलो भाई, आंसर आपका डी करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर पे चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। 53 हो गया है। अगला सवाल 54। इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। उक्त कथन फिर से शुक्ल बाबा, ये भगवान, हे शुक्ल बाबा तेरी जय हो, महाराज शुक्ल बाबा तेरी जय हो। शुक्ल बाबा ही पी गया है माल को आज तो शुक्ल बाबा ही पी गया है माल को।
हैं? चल रही है ना? चल रही है तो बहुत बढ़िया। चलो, ये शुक्ल बाबा पी गया माल को। 54वां सवाल। आते हैं 55वें सवाल पर। ये आ गया 55वां सवाल। हे भगवान तेरी जय हो। मैं फ़ोन को धर लेता हूँ, यहाँ यह फ़ोन में देखता रहता हूँ। चलो अब देखो आप, ये 55। मंटो मेरा दुश्मन पूरी दुनिया जाने। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ यश की रचना है। उपेंद्र नाथ यश के मंटो मेरा दुश्मन, ये उपेंद्र नाथ यश की रचना है। अगला 55 के बाद, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पूरी दुनिया जाने चे, है ना? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है कर्फ्यू। लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। कौन है कर्फ्यू? जगदीश चंद्र माथुर का कहाँ से है? मुद्रा राक्षस तिलचट्टा, मृदुला गर्ग एक और अजनबी, सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग है ही। आंसर आपका कौन सा हो गया है? 2 करेक्ट आंसर हो गया है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। चलो आंसर आपका कौन सा है? बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है 57वां। रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित बताना है। गजानन माधव मुक्तिबोध का नाश और निर्माण कहाँ से आ गया है? भाई बिल्कुल गलत है भाई, ये तो गिरजा कुमार माथुर का है भाई। नाश और निर्माण तो ये गलत है। ब्रह्म राक्षस भवानी का कहाँ से आ गया है भाई? शमशेर बहादुर कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है। तो ये धूप के धान गिरजा कुमार माथुर। आंसर आपका कौन सा है? सी करेक्ट आंसर है। कौन सा है? सी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे कौन सा था रे लाला लाली। 57वां। 58वें सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक अभी आपको पता ही है कि अज्ञेय तो मनोवैज्ञानिक है ही है। तो अज्ञेय का शेखर एक जीवनी, वह जो देखा। गोदान तो आपका किसानों पर आधारित है, नदी के दीप अज्ञेय। तो आंसर आपका कौन सा है? 3। ये भी विवादित हो सकता है लेकिन ज़्यादा विवादित नहीं है, प्रश्न सी। अगला देखेंगे अपन, सचेतन कहानी से जुड़े कहानीकारों में सुमेलित नहीं है। सचेतन कहानी, तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक तो महीप सिंह है ही, अपन जानते हैं। महीप तो है ही, लेकिन इसके साथ में कमल जोशी और मधुकर सिंह भी है। और ये समांतर कहानी की बात करेंगे। सदन समांतर, सदन समांतर, सदन समांतर, सदन से समांतर कर दे। आंसर डी करेक्ट। क्लियर है? यस, सदन से समांतर कर दो। चलो बहुत बढ़िया मेरे लाला, बहुत बढ़िया। 59। हिंदी भाषा के उद्भव से असंबंध अपभ्रंश। अब पूरी अब मैं क्या बताऊँ इसमें यार? बताओ तुम, क्या बताऊँ मैं इसमें? क्या बताऊँ? सीधा हमने पढ़ा है सौर सैनी की, आपकी सौर सैनी अपभ्रंश है। पश्चिमी हिंदी आती है इसमें, राजस्थानी हिंदी आपकी आती है इसमें, है ना? पहाड़ी हिंदी इसमें आती है। अर्धमादिम पूर्वी हिंदी आती है। मागधिम बिहारी आती है इसमें, बिहारी हिंदी आती है इसमें। आपकी पूर्वी हिंदी इसमें, आपकी पश्चिमी इसमें, पश्चिमी। और आपकी पश्चिमी के अलावा राजस्थानी, और राजस्थानी के अलावा तुम्हारी पहाड़ी हिंदी। तो ये देखो, ये महाराष्ट्र कहाँ है ही नहीं है। 2 आंसर आपका करेक्ट है अभी। क्लियर है ना भाई? बिल्कुल सीधा सवाल है। 61वां देखो, ललित निबंधकार नहीं है। कितनी बार लिखवाता हूँ, कल परसों निबंधकार पढ़ाए, जब बार बार नाच के डांस कर के लिखाया है कि भाई ललित निबंधों के जन्मदाता हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जन्मदाता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना? विद्यानिवास मित्र है, धर्मवीर भारती है, कुबेरनाथ रॉय है, विवेकी रॉय है ना? कौन है? विवेकी रॉय है। ऐसे मैंने आपको 10 नाम लिखवाए हैं, ललित निबंधकारों के 10 नाम लिखवाए हैं, याद कर लेना। शुक्ल बाबा ललित निबंधकार नहीं है। ललित निबंधकार का मतलब है वर्तमान को देख करके निबंध लिखना। ये ललित निबंधकार जिसमें हास्य व्यंग का नॉर्मल पुट मिलता है। 61, 61, 62।
चलवा दे रे भाई, चलवा दे। और ये देखो पश्चिमी राजस्थानी को अन्य नाम से जानते हैं, पश्चिमी राजस्थानी बिल्कुल सीधी है। पश्चिमी राजस्थानी का मतलब जैसलमेर बाड़मेर की इधर की बोली है, उसको बाबा मारवाड़ में दे दी रे, ओछो पैरू घाघरो में लाजन मरगी रे, है ना, है ना। एक महिला एक गीत गाती है कि दादा मारवाड़ में दे दी रे, है ना, ओछो पैरू घाघरो मतलब बांडो, घाघरो पैरू में लाजन मरगी रे। ये मारवाड़ी है, पश्चिमी राजस्थानी। 62-63 देखो आप, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से? पूरी दुनिया जाने क्या आपको? पूरी दुनिया जाने, पूरी दुनिया। ब्राह्मी लिपि किधर से किधर चलती है? बाएं से दाएं लिखते हैं, इसी से हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ये उत्तर आपका गलत है, ब्राह्मी लिपि है 2। 63 पूर्वी हिंदी का विकास के सब भ्रंश से, अभी तो थोड़ी देर पहले ही बता दिया था मैंने पहले ही। पूरब में अब छत्तीसगढ़ है, बताई ट्रिक बता रखी है, पूरब में अब छत्तीसगढ़ है। अर्धमागधी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट, अर्धमागधी। निम्नलिखित में से किसी देवनागरी लिपि का दोष माना जाता है? एक वर्ण, हमने कहा जो बोला जाता वही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, बिल्कुल। लेखन और मुद्रण एक ही होता है, लिखते भी क्या है और छपता भी क्या ही है। संयुक्त अक्षरों को लिखने की कई पद्धति नहीं होती, संयुक्त अक्षर तो एक ही तरीके से लिखे जाते हैं। आंसर आपका कौन सा है? 4, डी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए आप, कौन सा प्रश्न है लाला? यो लाला प्रश्न 65 है। 66वें सवाल पर आजा लाला। हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या, मार कबीर की इन पंक्तियों में प्रयुक्त उन्मनी शब्द। उन्मनी का मतलब क्या है? उन्मनी से मतलब आपको समझा देता हूं मैं, तुमको सीधी भाषा में समझाऊं। तुम्हारे पति और पत्नी की लड़ाई झगड़ा हो गया है, पति और पत्नी की लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो महिला रूस करके उन्मनी बैठ जाती है ऐसे चुपचाप, किसी से भी बोलती नहीं है। ये महिलाओं की खास खासियत है। तो वो एक योग की स्थिति में बैठती है कि क्या करूं, अब झगड़ा हो गया है। तो हंसे न बोले, न तो हंसती है न बोलती है, उन्मनी बैठी है चुपचाप, यानी योग की विशिष्ट दशा में ये बैठी हुई है। और ये बहुत सारी लेडीज और लड़कियां करती भी है, आपको पता भी होगा। आंसर ये बी है, योग की स्थिति में ये नायिका बैठ गई है। आंसर बी है 66 का। दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव, दोनों कौन कौन है? ये दोनों गुरु और शिष्य नाव में डूब गए। दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव, पत्थर की नाव। पाथर का मतलब आपका यहाँ पत्थर से नहीं है, पाथर की नाव, पार करने की नाव। तो इसमें गुरु और शिष्य दोनों ही चढ़ गए हैं। आंसर आपका ए करेक्ट होगा, चढ़ पाथर की नाव ए। 67 जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, है ना। जान मिले तो जहान मिले, पढ़ा ना आपने? किसने कहा ये? जान मिले तो जहान मिले, जहान, जान मिले तो जहान मिले। तो जान मिले तो जहान मिले, ये जहान है आपका, ये जहान, ये जहान। उसका उत्तर है जगत संसार, ये जगत संसार, जगत। लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं, मेरी हड्डियों की लेखनी बना लूं मैं, और फिर लिख लिख के सबको बताऊं, पठाऊं, बताऊं। तो यहाँ है हड्डी, हड्डी, हड्डियों की लेखनी बनाएंगे कबीरदास। अगला देखो आप, कौन सा सवाल है रे लाला? 69वां। 70वें पे चलो। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। बालकांड से लिया गया है। हे नाथ कृपा करो अब गयऊ विषाद, अब विषाद खत्म हो गया है। सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसाद, अब सुखी हो गए सब लोग, प्रभु का प्रसाद मिल गया है भगवान राम का। ये पार्वती जी ने ये कथन कहा है शिव से। तो लाला किधर गई पार्वती मैया? यो आ गई पार्वती मैया भी। ठीक है जी,
बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप, शानदार। अगला देखो, सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन अच्छे जन, समाज सकल गुण खानी, सब गुण होते हैं उनमें, करऊ प्रणाम स प्रेम सुबानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन सुजनों को, उन संतों को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी वाणी भी अच्छी है और सभी गुणों की खान है। वो है आपके कौन? संत समाज। सॉरी, ये है आपका संत समाज को प्रणाम किया है तुलसीदास ने। बोले कृपा सिंधु ब्रस, ब्रस केतु, ब्रस केतु ब्रस। ब्रस कौन है? बैल। ब्रस कौन है? बैल। और बैल, बैल जिसका साधन है वो को ब्रस केतु कौन है? सीधा सीधा भगवान शिव। ब्रस केतु भगवान शिव है। ब्रस केतु कौन है? भगवान शिव है। ब्रस केतु किसको कहा है? भगवान भोले भंडारी बाबा को। क्लियर? अगला सवाल देखिए आप, मेरे लालाओ और लालियो, तभी उपंग सुत आए गए, भ्रमर गीत सार के पद की पंक्ति, उपंग सुत आ गए तभी आ गए कौन? वहां से मथुरा से भेजे थे कृष्ण ने किसको? उद्धव को। उपंग सुत आए गए, तो ये कौन है आपके? उपंग सुत आए गए उद्धव, उद्धव के लिए कहा है। अगला देखो 74वां सवाल, पुष्टि मार्ग भक्ति में पुष्टि शास्त्र है। कतई अपन तो कुछ और लिखाते भी नहीं है, शब्द भी यही लिखाते हैं। आपने जिनने पढ़ा है उनको तो खैर कम से कम पता ही होगा, नहीं पढ़ा है वो तो यो कह रहे होंगे कि भाई फेंक रहा है मास्टर, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको तो कम से कम पता ही चल रहा होगा कि शब्द भी यही लिखाया है, भगवत अनुग्रह। पुष्टि मार्ग, पुष्टि का अर्थ है भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा, इसको ही कहते हैं भगवत अनुग्रह। अगला देखो, हरि मोरे जीवन प्राण आधार, और आसरो नहीं तुम में तीनों लोक मजार। मेरे लिए और कोई आसरा नहीं है, तीनों लोकों में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए विनय कर रही हूँ महाराज, कृपा कर दे हो कृष्ण लला। इसलिए वो मीराबाई है, वो क्या कर रही है यहाँ पर? विनय कर रही है कृष्ण लला से। सी आंसर आपका करेक्ट है। अगला देखो, तू काकी करत प्रशंसा, कौन घोष पठायो? तू किसकी प्रशंसा कर रही है? कौन है घोष पठायो? तू किसकी प्रशंसा कर रहा है? किसने घोष पठाया तुमको? या हमारी अहीरों की बस्ती में किसने भेजा है? कौन घोष पठायो? तुमको अहीरों की बस्ती में किसने भेजा है? हाँ, घोष का मस्ता अहीरों की बस्ती, अहीरों की बस्ती। कौन घोष पठायो? अहीरों की बस्ती। उद्धव से बोल रही है कि तुझको भाई किसने खंदाया यहाँ पर अहीरों की बस्ती में, बता दे लाला, यहाँ कैसे आया तू हमारी बिना पूछे ही? कौन सा सवाल था लाला? ये 76वां। अब देखिए आप यहाँ 77वां सवाल, आली, आली रे मेरे नैना बाण पड़ी। बताया ना, पढ़ाया ना आपको? आली, मेरे नैनों को आदत पड़ गई है उस कृष्ण को देखने की, मेरे नैनों को क्या पड़ गई है? आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, मेरे नैनों में आदत पड़ गई है। ये बाण का मतलब है आदत, ये है आदत पड़ गई है उसको कृष्ण को देखने की। ध्यान रखेंगे, आली री मेरे नैना बाण पड़ी, है ना। 78वां, पिए बिछुरन को दुसे दुख, पिए से बिछुड़ने पर दो दुख होते महिला को, बताओ क्यों? एक तो पति को घर छोड़ रही है, तो वो घर छोड़ रही तो वैसा दुख है ना, और सारा काम काज बिगड़ रहा है और यहाँ से छोड़ करके वो अपने पिता के घर जा रही है, तो उसको पिए बिछुरन को दुसे दुख, दो दुख होते हैं उसको। तो यहाँ देखो, हरसु जात प्योसार, हरस कर खुशी होकर के जाती है, तो वो प्योसार यानी अपने घर वालों के नेहर, अपने माए के, अपने पिता के घर जाती है, प्योसार। ये आपको मैंने मोस्ट लगाया था, खूब बताया था। आंसर आपका बी है कि आएगा आएगा आएगा, ऐसे ऐसे और बोलता हूं मैं, लेकिन कोई नहीं माने तो मैं का ही करूं लाला लालियो, कोई नहीं माने तो मैं क्या करूं? बी आंसर करेक्ट है 78 का। जुबती जोन में मिल गई। यहाँ बिहारी ने कहा है कि वो नायिका इतनी गोरी है कि किसमें, चांदनी रात में वो जब निकलती है तो उसको पता ही नहीं चलती, उसकी खुशबू सूंघ सूंघ के जा रही है दूसरी नायिका उसके पीछे पीछे।
जुबती जोन में मिल गई, मतलब उस चांदनी में ही वो मिल गई है। इतनी गोरी नायिका का वर्णन बिहारी बाबा ने कर दिया। बिहारी बाबा भी खतरनाक आदमी है। आंसर आपका 4 है, आंसर 4 चांदनी। 1980 तजो मन तारन विरुद्ध बारक बारन तार। बिहारी के इस दोहे में बारन शब्द कि भाई तू ऐसे कर। बिहारी बाबा कह रहे हैं कि तजो मनो तारन विरुद्ध, तूने सब लोगों, मैंने सबको तज दिया है और तूने हमको त्याग दिया है, क्योंकि तूने तो एक बार एक हाथी का उद्धार कर दिया था, इसलिए तू तो हमको भी भूल गया है। हे कृष्ण लला, मेरी तरफ नजर घुमा, मेरी भी पार लगा, है ना। तो वो राधा को पुकारा इन्होंने पहले, और ये कृष्ण से कह रहा है कि बारक बारन उतारी। बारन यानी तूने एक बार हाथी को तार दिया था, इसलिए तू तो और को भूल ही गया है। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाथी बाबा। चलो 80 के बाद में 81वां परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार मीरा के काव्य में प्रयुक्त भाषा है। गुजरात में ये रही थी, मंदिर में, रणछोड़ मंदिर में ये समा गई थी, तो गुजराती तो है ही। राजस्थान नागौर की रहने वाली थी, तो राजस्थानी है। कौरवी खड़ी बोली है, तो पंजाबी वाला भाषा का इसमें प्रयोग नहीं है। आंसर आपका सी। 81 में 82 ये देखो, बयन सगाई बालिया, ये देखो आप, बयन सगाई बालिया पेखी जी रसपोस वीर हुतासन बोल में दी से एक न दोष। यानी बयन सगाई अलंकार है, ये एक अलंकार है, अनुप्रास की तरह इसमें क्या आते हैं, वर्णों की आवृत्ति होती है। इसी तरीके से बयन सगाई अलंकार है, इसमें मतलब जब बयन सगाई अलंकार आ जाता है तो एक भी दोष दिखाई नहीं देता है। अनुप्रास के समान एक ये क्या है, अलंकार है बयन सगाई। आंसर ए। अगला देखिए आप, पग पाछा छाती धड़क कालो पीलो दी नैण मिचे सू साम्यो सुने कवण हकालो सीख। कितना गजब तरीके से पढ़ाया था इसको कि उस सिंह का वर्णन किया है कि जब सिंह आता है तो आंख भी मिट जाती, डर के मारे आ गया, मारा खाएगा। पग पाछे, पैर पीछे वापस घूमने लगते, छाती धड़क धड़क करने लगती है, कालो पीलो दी काला पीड़ा दिखाई देता है, नैण मिचे आंख मिट जाती, सामो सुने और कम सुनने लग जाता, कवण हलालो सी, जो वो बहुत तगड़ा जब सींग आता है। दीर्घ आकार साहसी सिंह का वर्णन इसमें किया गया है। आंसर आपका कौन सा है? दीर्घ आकार सिंह, ये सिंह। आंसर सी करेक्ट है। क्लियर है? अगला देखो आप, कौन सा, ये देखो आप, हाथी आतल आहड़ो नाहर जिनरो नाम। हाथी आहल आहड़ो नाहर जिनको नाम। नाहर उसका ही नाम है जो हाथी को एक थप्पी दे के और मार दे, पिचका दे, वही कहता नाहर, उसी को कहते सिंह। तो वही बात की है, हाथी को हथेली की थाप से ही मार डाले। हाथी को हथेली की थाप से ही क्या करता है, मार डालता है। वही उसी का नाम नाहर है, सिंह है कि भाई ये है नाहर, तो भाई ये है नाहर। अगला देखिए आप, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार है और तुम कहाँ हो। तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं, सब मर गए हैं। जब वो चिंतन मनन कर रहा है युधिष्ठिर, उस टाइम उसकी कल्पना में ऐसी बातें उसको सुनाई दे रही है। ये कौन कह रहा था उससे? सुयोधन, दुर्योधन उससे बात कह रहा था कि तुम कुछ भी करो, हम तो भवसागर पार हो गए, सिंधु को पार हो गए, हमारा तो उद्धार हो गया है ना, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। अब तुम्हारी कोई बात हम सुनने वाले नहीं है। तुम ये जीत का जश्न मनाकर किसको दिखाओगे? ये कौन कह रहा था आपका? दुर्योधन उससे कह रहा है। किससे? युधिष्ठिर से। कल्पना में कह रहा है, ध्यान रखना। 85 रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र में पबिकाय पांडव। पबिकाय पांडव का मतलब विशाल शरीर वाला पांडव। वो कौन है? भीम। पबिकाय पांडव भीम। मजेदार प्रश्न आए यार, शानदार।
तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। ये कौन सोच रहा है, पता है आपको कौन सोच रहा है? तत्व वह करगत हुआ, हम जो चाहते थे वो काम में आया है कि वो उड़ गया है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझको। ये हो क्या गया है, पूरे कौरव मर गए हैं, कोई बचा नहीं है, हम किस बात की खुशी मना रहे हैं। तब युधिष्ठिर ने सोचा कि तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया, काम में आया कि उड़ गया, कोई मतलब की बात नहीं है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कहा किसने? युधिष्ठिर ने। आंसर आपका ए करेक्ट आंसर है। अगला देखो आप 87 88। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। ये श्रद्धा सर्ग से है और श्रद्धा सर्ग में लास्ट में श्रद्धा कहती है, लास्ट में पढ़ के देखो आप, लास्ट में कहती है वो कि डरो मत अरे अमृत की संतानों, अग्रसर मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। सब समृद्धि आ जाएगी, तुम डरो मतो अमृत पुत्र की संतानों। ये कौन कह रही थी? श्रद्धा कह रही थी। आंसर किसका है? ये श्रद्धा का है। कथन किसका है? श्रद्धा का। सी करेक्ट है। अगला देखिए आप 89वां सवाल। यही दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। कामायनी की इन पंक्तियों में भूमा किसे कहा है? ईड़ा विराट शक्ति। भूमा का मतलब भूमि, भूमि का मतलब उस शक्ति से लिया जाता है, विराट शक्ति से। तो भूमा यहाँ किसके लिए आया है? विराट शक्ति के लिए। आंसर आपका 2 89 में। अगला देखिए आप शुक्ल जी के उत्साह निबंध के अनुसार उत्साह में किन 2 भावों का योग होता है? तो साहस और आनंद का योग इसमें दिखाई देता है। साहस और आनंद। उत्साह तभी होगा जब आप में साहस होगा, आपको आनंद आएगा, तो आप उत्साह से पढ़ेंगे, सीखेंगे उस चीज को, नहीं तो नहीं सीखेंगे। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखिए आप 90 के बाद। क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत विवर में नील गगन के आज। ये मनु जब बैठा हुआ था, जब श्रद्धा उसके पास आई थी, तब उसने कहा कि मैं क्या कहूँ, क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, मैं तो दिग्भ्रमित हो रहा हूँ, मैं कुछ कहने लायक नहीं हूँ, मैं क्या बताऊँ तुमको। तो ये किसने कहा था? उद्भ्रांत। यहाँ कौन है? मनु। आंसर आपका कौन सा है? सी करेक्ट आंसर। अगला देखिए आप 91 के बाद में आपका 92वां सवाल आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति में वर्णित है कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत है। तो आंसर कौन सा है? प्रेम का एकांत। मैंने अंडरलाइन भी किया था, आपको ये ध्यान रखेंगे, प्रेम का एकांत है। देखो सेकंड ग्रेड का पेपर आपका किस टाइप का पेपर है, इसको आप समझ सकते हैं। आपको अगली तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, ऐसा पेपर आपका आरपीएससी ने बनाया है। अगला पेपर इससे कठिन आएगा, मैं आज ही बोल रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आज लिख के रख लेना। अगला पेपर इससे कठिन आएगा, ये ध्यान रख लेना। अगली सेकंड ग्रेड होगी अभी, वो इससे कठिन होगी। कठिन 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 बोल रहा हूँ। मोहन राकेश के अनुसार लहरों के राजहंस नाटक अपने पहले रूप में किस विधा में लिखा गया था? बहुत लोगों ने इसका उत्तर उल्टा सीधा बताया है, लेकिन मैं नहीं मानता उनके कहने की बात। मैं तो जो ओरिजिनल है वो बात बता रहा हूँ आपको। इसका उत्तर 100% कहानी होगा। क्या होगा इसका उत्तर? सबसे पहले कहानी के रूप में इसने लिखा था इसको, ठीक है, और कहानी के रूप में लिखा था, और फिर इसके बाद में इसको रूपांतरित कर दिया था नाटक में। तो आपको समझ में आ जानी चाहिए ये बात। कोई रेडियो नाटक फाटक नहीं है। लहरों के राजहंस पहले कहानी के रूप में लिखा, फिर इसी को नाटक के रूप में बता दिया था। मुझसे पूछना चाहते हो, परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वह मैं नहीं हूँ। उत्तर किसी भी प्रश्न का तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है। लहरों के राजहंस में ये भिक्षुक आनंद इस बात को कहता है, भिक्षुक आनंद का ये आपका कथन है। एक करेक्ट आंसर है। क्लियर ऐसा? अगला सवाल है, लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार स्वायत्त रखने की किससे संबंध रखती है? अधिकार रखने की इच्छा। पहला ही उत्तर आपका राइट है, अधिकार रखने की इच्छा से संबंध रखती है। आंसर आपका ए करेक्ट है। अधिकार रखने की इच्छा, केवल बने रहने की इच्छा से। इसमें कंफ्यूज हो सकता है यार।
इसमें यार मेरे हिसाब से तो उसका उत्तर केवल बने रहने की इच्छा हो सकती है, ये सी। अधिकार में रहने की इच्छा नहीं, अधिकार केवल बने रहने की इच्छा से। सी है, सी आंसर सी करेंगे इसका। क्या दिया है तुमने? चलो सी उत्तर है। अगला देखिए आप 96वां सवाल, अभी हो जाएंगे तुरंत ही, थोड़ा सा और रहा है। युद्ध ही योद्धा की महान लिप्सा होती है, रिपु का यह मर्दन और उसके रक्त से नित्य नूतन तर्पण ही उसके राज हृदय श्रेष्ठ वरदान सिद्ध होता है। खून का टीका में ये अनंग सिंह ने हमीर सिंह से कहा था। अनंग सिंह ने किससे कहा था? हमीर सिंह से कहा था। ये उत्तर, आपका उत्तर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल है आपका, ये देखो, एक धावा हो जाए गर्मी आ जाए, ये किसने कहा था? लहना सिंह ने कहा था हजारा सिंह से। लहना सिंह उसने कहा था, कहानी में से लिया गया है। सवाल है 97। लहरों के राजहंस नाटक का आधार ग्रंथ है, तो लहरों के राजहंस से 3 सवाल आ गए हैं। देख लो आप, लहरों के राजहंस से कितने सवाल? 3 सवाल। अश्वघोष का सौंदरानंद, आंसर आपका कौन सा है? बी करेक्ट आंसर है। 99वां सवाल देखते हैं अपन। अब मजदूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। ये हल्कू से कह रही है कि भाई अब कुछ नहीं बचा है, ये जो पूंजीपति है, ये सहना है, ये ब्याज पर रुपये बांटता है। तो मुन्नी कह रही है अब तो मजदूरी करके ही पेट भरना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो ये ले मुन्नी, मुन्नी बदनाम हुई। आंसर सी है, मुन्नी बदनाम हुई। आंसर कौन सा है? सी करेक्ट है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण का एक प्रकार नहीं है? ये शिक्षण विधि आ गई साहब, 19 प्रश्न शिक्षण विधि के आए हैं। श्रवण का प्रकार नहीं है, अवधानात्मक, रसात्मक, विश्लेषणात्मक। इसका उत्तर होगा साहब जी, जिसने भी कोई भी बताया होगा वो सारी बातें गलत है। देखेंगे इसमें कंफ्यूजन है। रसात्मक, आत्म केंद्रित श्रवण में से दोनों में से इसका उत्तर है, लेकिन ज्यादा प्रभावी उत्तर है इसका 4। आंसर आपको डी करना पड़ेगा 100 का। आत्म केंद्रित श्रवण नहीं होता है। आत्म केंद्रित श्रवण कैसा होता है समझ में नहीं आते। आत्म केंद्रित क्या होगा? कोस कोस पर पानी बदले 10 कोस पर वाणी, यानी क्षेत्र वाइज अपन की वाणी बोलियां बदलती जाती है, इसलिए इसका उत्तर आपका स्थानीय बोलियों का प्रभाव इसमें बताया गया है। अगला देखते हैं अपन। अब उस राज्य के सौभाग्य की भी क्या सीमा? 8 पहर 32 घड़ी, फकत प्रकाश ही प्रकाश। एक चकवा की कहानी सुना रहा है, एक चकवा सुना रहा है एक राजा की कहानी। तो वो कहानी में ये चकवा का कथन है। ये चकवा नहीं कहा था कि अब प्रकाश ही प्रकाश होगा, तो चकवा का कथन है। राजा की कहानी सुना रहा है चकवा एक चकवी को, वही बात है। एक तोते से बोली मैं ना क्या कहना, तो वही चकवा है। सैस्वर वाचन के 2 रूप पूरी दुनिया जानती है। सैस्वर वाचन में एक तो आपका होता है व्यक्तिगत वाचन और एक होता है सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन भी फिर से 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे। एक तो आदर्श वाचन होता है और एक आपका अनुकरण वाचन होता है। आदर्श वाचन को शिक्षक करता है, अनुकरण वाचन को बालक करते हैं। सामूहिक वाचन सभी मिलकर के करते हैं। पिछड़े बालकों के उद्धार करने के लिए सामूहिक वाचन किया जाता है। आंसर आपका कौन सा होगा? 2 करेक्ट आंसर होगा। मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? मौन वाचन से हम खुद पढ़ सकते हैं, मौन वाचन से ज्ञान में वृद्धि होती है, छात्रों को कम समय में अधिक पढ़ने का मौका मिल जाता है, उसको वो खुद ज्ञान को सीख लेता है, हृदयंगम करने की क्षमता का विकास होता है। आंसर आपका सी करेक्ट है। अगला देखिए,
एक भी सवाल शिक्षण विधि का पूरे 19 के 19 और शिक्षण विधि के 20-25 वीडियो, 20 एक वीडियो अपने पूरे ऐसे कैसे 20 वीडियो में से 19 सवाल ऐसे कैसे आ गए हैं। वर्तनी की अशुद्धि का व्यवहारिक कारण है, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा रखा है कि जब अपन उच्चारण गलत करेंगे तो वर्तनी गलत होगी, वर्तनी गलत होगी तो लिखेंगे भी गलत, बोलेंगे भी गलत। उच्चारण की वैषम्यता, उच्चारण गलत करेंगे, चाहे शिक्षक उच्चारण गलत करे, चाहे बालक उच्चारण गलत करे, वो वर्तनी की अशुद्धि हो जाती है। ए अगला देखिए आप 105। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मैं कल पूरे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ऐप के पूरे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। कुछ भी नहीं मैं कहूँगा कि ये मैंने पढ़ाया बार बार मैं कहाँ तक कहूँगा। पूरे 143 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कल में। मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित रूपों को उसके उदाहरणों के साथ सुमेलित करो। तो इसमें माथापच्ची करने की कोई 0% भी आवश्यकता नहीं थी। इस कूट में साफ साफ लिख रखा है कि औपचारिक पत्रों की श्रेणी में जो आते हैं वो आपके प्रार्थना पत्र, आप यहाँ से देखिए पहले में 4 होगा, वह उत्तर है आपका विवरण, चित्रण, इतिवृत्त। वैसे इतिवृत्त भी प्रार्थना पत्र के रूप में होता है। तो ये प्रश्न विवादित हो सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ये प्रश्न क्या हो सकता है, विवादित हो सकता है। वैसे इसका जो उत्तर होगा वो ए उत्तर इसका यहाँ पर राइट होगा, ये वाला, ठीक है, ए वाला। लेकिन ये प्रश्न विवादित है, फिर मैं बोल रहा हूँ अभी। यदि एक हिंदी शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को गृह कार्य में यात्रा का वृत्तांत दे दिया जाता है कि तू यात्रा वृत्तांत पर कुछ लिख के ला, तो वो अब तो कह दिया मास्टर ने, अब लिख के लाएगा वो, तो लिख के लाएगा तो मुक्त और स्वतंत्र रचना वो करता है, अपनी मर्जी से ही वो लिख के लाता है। आंसर आपका कौन सा है, 4 आंसर आपका राइट है। अगला सवाल, अगला देखिए 108। कौन सी गद्य की विधा गद्य शिक्षण की विधि नहीं है? तो आपको दिख रही है अर्थबोध, व्याख्या, विश्लेषण और खंडान्वय। अब तो खंडान्वय और दंडान्वय विधि है, तो पद्य शिक्षण में चलती है। दंडान्वय वाक्यों को वाक्य से वाक्य को या पद से पद को, शब्द से शब्द को जोड़ते हैं। तो खंडान्वय, दंडान्वय ये आपकी पद्य शिक्षण की विधियां है। आपका आंसर कौन सा है, ये पद्य शिक्षण की विधियां है 4। अगला देखेंगे अपन, चित्रात्मकता, नाद, भाव, ये सब किस में होता है? नाद, भाव सब पद्य शिक्षण में होता है। नाद, भाव, भाव तो पद्य में ही होगा, व्याकरण में इसमें भाव नहीं होता गद्य शिक्षण में। अगला देखिए आप 109 के बाद, व्याकरण शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली वह कौन सी विधि है जिसमें निम्नलिखित क्रम का अनुसरण किया जाता है? तो उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली जो विधि है वो एक ही है, आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि है ना, वो आपकी आगमन विधि है। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, आगमन विधि है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलती है, आगमन विधि है। ठीक है, ये विधि आगमन विधि है। अगला सवाल है आपका, हार्वर्ड की पंचपदीय विधि, इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। प्रस्तावना प्रस्तुत कर तुलना करो, ऐसे बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ मैं आपको? पढ़ाई जब मैंने बताई होगी, है ना। तो प्रस्तावना प्रस्तुत कर तुलना करो, ये 3 नंबर पर आ गया, तीसरा पद आपका। ये डी करेक्ट आंसर है, तुलना। ऐसे बिल्कुल आपको जब ट्रिक बताई थी तब मैंने आपको नॉर्मल तरीके से, फिर उसका सामान्य प्रयोग करो, है ना। प्रस्तावना प्रस्तुत कर तुलना करो, फिर उसका सामान्य प्रयोग करो, ऐसे ही बताता हूँ ना मैं। कहानी शिक्षण का मुख्य गुण क्या है? ये देखो प्रश्न विवादित है, खतरनाक प्रश्न है, ये विवादित प्रश्न है लाला। कहानी शिक्षण करेंगे तो अर्थबोध भी होता है और मनोरंजन भी होता है, भाषा का शुद्ध ज्ञान भी होता है। लेकिन इसमें से दोनों में से आप देखेंगे कोई सा भी उत्तर चुना जाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है वो आपका इसका उत्तर सी चुनना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए। अर्थबोध भी होता है लेकिन इसमें ये भी माना जा सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर है, स्टार है ये प्रश्न स्टार पर जा सकता है। 112वां सवाल,
भाग गई है दुनिया, ये दुनिया क्या कहूँ। अभिनय की अपेक्षा नाटक के शास्त्रीय पक्ष, तो शास्त्रीय पक्ष पर जाएंगे आप तो भाई उसमें तो अभिनय होगा ही नहीं। आदर्श नाट्य में तो अभिनय होता है, तो नहीं होगा आपका। यहाँ पर व्याख्या प्रणाली होगी, व्याख्या करते हैं किसी भी चीज की। आपको रामचरितमानस सुनाई जा रही है तो व्याख्या करेंगे, तो शास्त्रीय व्याख्या होगी उसकी, व्याख्या प्रणाली। ये उत्तर करेक्ट होगा। लिखित रचनाओं के अंतर्गत मित्र के नाम पत्र लिखेंगे तो वो तो व्यक्तिगत मित्र, व्यक्तिगत पत्र होगा। मित्र को लिख दे, भाई को, बहन को, अपने पिता को, किसी को भी लिख दे पत्र। आपका आंसर कौन सा होगा? ए करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं अपन 114 के बाद में अपन आते हैं 115 पर। उपचारात्मक शिक्षण है वो निरंतर विकासशील प्रक्रिया है, इसके बारे में कथन देखने हैं। तो ये निरंतर चलता रहता है, निदान के पश्चात उपचार और फिर उसका परीक्षण भी करवाया जाता है। इसलिए ए और बी दोनों ही सही है और सही व्याख्या है। ए और बी दोनों ही सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए आप, कौन सा हिंदी शिक्षण में चित्रों का उपयोग नहीं है? चित्रों का उपयोग नवीन पाठ की प्रस्तावना निकाल सकते हैं, पाठ को विकसित कर सकते हैं, मुख्य बिंदुओं का। चित्रों का उपयोग है वो पाठ योजना बनाते समय कोई भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पाठ योजना बनाएंगे तो चित्रों से हमारी पाठ योजना का कोई संबंध नहीं होता है। आंसर आपका कौन सा होगा? डी करेक्ट। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें ये विवादित प्रश्न भी बन सकता है, इस प्रश्न पर भी विवाद है, ध्यान रख लेना। लेकिन ज्यादा बेहतर उत्तर बनता है वो डी बनता है। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निदानात्मक परीक्षण के संबंध में सही नहीं है? निदानात्मक परीक्षण, ये निदान करो, ये विद्यार्थियों की कठिनाइयों समस्याओं को परिचित कराते हैं, ये विद्यार्थी को अध्ययनशील एवं क्रियाशील होने की प्रेरणा देते हैं। अब यार ये प्रेरणा तो कहाँ से देंगे? मानसिक प्रक्रिया का स्वरूप वर्णित करते हैं, निश्चित सीमा होती है। देखो ये प्रश्न भी फिर से कहूंगा मैं, तुम ये कहोगे सर तुम तो 8-7 प्रश्नों को विवादित बता दिया है, तो है ही, अब मैं क्या करूं इसमें? देखो इसमें 2 प्रश्न इसमें गलत हो सकते हैं। एक तो ये प्रेरणा देने का काम नहीं करते निदानात्मक परीक्षण, और इनकी निश्चित सीमा नहीं होती है। अब इन दोनों में से ज्यादा बेहतर प्रश्न है, उत्तर है वो इसका डी उत्तर है। इनकी निदानात्मक परीक्षणों की निश्चित सीमा क्या होगी भाई? कोई निश्चित सीमा इसकी नहीं होती है, इसलिए आंसर आपका डी करेक्ट है। अगला देखो आप, सतत समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रचना मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? कार्यक्रम उत्पाद की सात्यता, पृष्ठपोषण, पुनरीक्षण, संवर्धन, सुधार और शैक्षिक सफलता की सीमा, शैक्षिक कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया। ये देखो इसमें संवर्धन सुधार नहीं होता, पृष्ठपोषण, ये पृष्ठपोषण नहीं होता मूल्यांकन में, पुनरीक्षण नहीं होता इसमें। आंसर आपका क्या है? बी। ठीक है, आंसर बी। अगला देखते हैं अपन, मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न का गुण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते तो प्रामाणिकता आएगी, वैधता आएगी, प्रश्नों का उत्तर सही माना जाएगा, मास्टर बेईमानी नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रामाणिकता और वैधता आपका यही होगा, आंसर सी। क्लियर है? आंसर सी करेक्ट होगा। अगला देखिए आप, कौन सा प्रश्न था ये? 119, 120। विद्यार्थी को स्वयं अपने नेत्रों से देखकर ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने में सहायक अनुदेशन दृश्य सामग्री। सिर्फ दृश्य की पूछी उसने, देखो ये दृश्य की पूछी बात, इसलिए ध्यान रखना काफी सारे लोग इसका उत्तर गलत करके आए। दृश्य की बात कर रहा है। अब देखो दृश्य में आप देख रहे हो कि रेडियो दृश्य नहीं है, श्रवण है, नाटक भी दृश्य और श्रव्य दोनों है, ग्रामोफोन श्रवण है, इसलिए प्रतिरूप और रेखा चित्र इसका उत्तर राइट होगा। आंसर कौन सा होगा आपका? डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, डी करेक्ट आंसर होगा। यस, आंसर डी होगा। अगला देखिए आप,
गलत विवरण किसका दिया? उच्चारण के अनुसार स्वरों के दो भेद है, सानुनासिक निरनुनासिक, ठीक है। कुछ स्वर अल्प प्राण महाप्राण कहाँ से होते हैं? स्वर तो अल्प प्राण ही होते हैं, स्वर तो मुख्य रूप से घोष होते हैं, स्वर तो मुख्य रूप से क्या होते हैं? घोष होते हैं, या अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, या निरानुनासिक होते हैं, निरनुनासिक होते हैं। स्वर तो ये होते हैं, सबसे पहले घोष होता है। तो आपका उत्तर यहीं पे गलत हो गया ना, ये बी, ठीक है। बाकी का तो आप देख ही लेंगे। अगला सवाल देखिए आप, यह वर्ण के संबंध में, यह वर्ण तालब होता है, इचू ये सानाम तालु, यह अल्प प्राण होता है, यह रलेव अल्प प्राण है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यह रलेव, तो अघोष नहीं होता है, साफ लिख रहा अघोष नहीं होता, बी। 123 में ढ वर्ण, ये देखो ढ और ढ के भी हलंत लगा दिए भाई साहब ने, ये देखो ढ वर्ण संबंधी सही कथन है। तो ये ढ वर्ण के बारे में तो मैंने कितना बताया है कि इसको ढ को उत्क्षिप्त कहते हैं, बताया कि नहीं? इसको उत्क्षिप्त कहते हैं, इसको ताड़न जात कहते हैं, ताड़न जात कहते हैं, इसको द्विस्पर्शी कहते हैं, द्विस्पर्शी कहते हैं इसको, है ना, इसको द्विगुणी कहते हैं, अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं, 6-7 नाम है इसके। तो उत्क्षिप्त है, मूर्धन्य है, सघोष और महाप्राण है। आंसर सी करेक्ट है। 123 उच्चारण स्थल की दृष्टि से ई, इचु ये सानाम तालु, उपुद्यमानो ओष्ठ, रिटुर सानाम मूर्धा। तो तालु मूर्धा और ओष्ठ, रिटुर सानाम मूर्धा, तालब ओष्ठ मूर्धन्य। ये देखो, ये देखो, ई तालब्य है, ओ ओष्ठ है, री मूर्धन्य है। आंसर आपका कौन सा हो गया है? ए करेक्ट है। स्वर व्यंजनों में से काफी सवाल पूछे गए हैं और पढ़ता नहीं कोई स्वर व्यंजनों को, ये सोचते तो सीधे हम ही कर लेंगे, यूं ही फेंक देंगे। ये क्या आया है? तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो सूकर सुअर श्रृंग, हस्त का तो हाथ होता है, हस्त का क्या होता है? हाथ होता है, और ये जो हस्ती होता है इसका होता है हाथी, तो यही तो गलत है लाला। आंसर आपका सी करेक्ट हो गया है। 125 अगला देखो, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? तद्भव, तद्भव, तत्सम देखो आप, तिक्त तत्सम है, नकुल नेवला होता है, ये तत्सम है, नक्षत्र तत्सम है, पक्ष तत्सम है ना, घड़ा घट घड़ा, ये सब तत्सम है, गोपाल तत्सम है। तो कपास कपूर और गोखरू, आंसर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। अगला देखिए 127, किस विकल्प में सभी विदेशी मूल के शब्द है? कितनी बार इसकी ट्रिक बताइए मैंने आपको, है ना। आराम से आतिशबाजी कर रहा था, फारसी भाषा का शब्द बताया ना, एक अखबार वाला दगाबाज चपड़ासी, मैंने ट्रिक लिखाई है आपको, एक अखबार वाला दगाबाज चपड़ासी आराम से आसमान से आतिशबाजी कर रहा था, है, जिससे एक कारीगर और मजदूर का खून हो गया, जिसकी गवाह जवान जानवर ने दी। तो आराम और आसमान दो शब्द तो एक ही ट्रिक में से आ गए मैंने, है ना। यार मेरी कमर में अमरूद था, जिसको आवारा दर्जी ले गया, दीवार के दरवाजे पर दवा लगा गया, ये दवा दूसरी ट्रिक में से आ गया। तीसरी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ये दुनिया के कर्ज का जुर्माना वकील लोग, है ना, कहाँ पर रखते थे? दुकान में रखते थे। ये फारसी भाषा के शब्द आ गए तीनों के तीनों ही। तो ये देखो, ये फारसी भाषा के शब्द है तीनों, फारसी। आंसर आपका बी। 3 ट्रिक लिखाई थी, तीनों ट्रिकों से एक एक सवाल आया है। अब बताओ इससे ज्यादा क्या बता सकता हूँ। तत्सम शब्द देखो आप, तत्सम देखो, तत्सम को तत्सम शब्द नहीं है, तो आराम से आतिशबाजी कर रहा था, अभी बोला ना मैंने, आराम से आसमान से आतिश, दगाबाज चपड़ासी आराम से आसमान से आतिशबाजी कर रहा था, फारसी भाषा का शब्द है, तत्सम कहाँ से होगा? फारसी का शब्द है, संस्कृत का है ही नहीं। आंसर आपका ए। 29वें सवाल पर आइए, प्रेरणार्थक क्रिया के विषय में असंगत, कतई मैं तो कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं इसमें, तो कतई मैंने इतना सरल तरीके से इसको लिखाया है कि
प्रेरणार्थक कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, दूसरे से काम करवाता है। जब दूसरे से काम करवाएगा तो आत्म प्रेरणा कहाँ से होगी उसको? खुद की प्रेरणा से कोई काम नहीं करता, दूसरे से काम करवाता है वो। इतना सरल तरीके से इसको समझाया था, कतई जहर तरीके से है। माँ बच्चे के बाल कटवाती है ना, किसान ने पेड़ कटवाए, सरपंच ने तालाब बनवाया, आत्म प्रेरणा कोई नहीं होती इसमें। ए आंसर। 30वां, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंध सूचक का मतलब कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं है। कारक चिन्ह होंगे तो संबंध जोड़ेंगे, और कारक चिन्ह नहीं है तो संबंध नहीं जोड़ेंगे। नौकर यहाँ रहता है, कोई कारक चिन्ह इसमें नहीं है। आंसर आपका सी करेक्ट है। कारक चिन्हों का प्रयोग, सब में कारक चिन्ह है। ये लग रहा कि अपेक्षा, के लिए, से पहले जुड़ रहा है ना सब। संज्ञा शब्दों के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो संज्ञा शब्दों में केवल दो ही कारण, लिंग और वचन, केवल दो ही कारण कौन होते हैं? कई तरीके से संज्ञा बदलती है, लिंग, वचन, कारक, काल, है ना। तो लिंग और वचन केवल नहीं बदलती, केवल नहीं बदलती, ये केवल गलत दिया है। सी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है आपका, ये देखो आप, किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? पूरी दुनिया जानती है। देखो आप कि हाथ पुल्लिंग है, संग पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है। तो आपके पास में यही बच गया, सरकार, दौड़, अरहर। आंसर ए है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द बहुधा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? जाने कितनी बार, 100 बार बोल दूंगा मैं, 100 बार। इतने शब्द लिखा दिए मैंने आपको, मैंने इतने शब्द आपको लिखाए थे, YouTube पर भी लिखाए। प्राण, होश, दर्शन, समाचार, समाचार, है ना। मैंने बाल, आंसू, आंसू लिखा है का, आंसू, ठीक है ना। ये आपका दाम, हालात, जाने मैंने कितनी बार इन शब्दों को लिखा दिया कि हमेशा बहुवचन में आते हैं। कितनी बार अब तक मैं लिखाया है, कोई सवाल ही बाहर नहीं उठता है किसी भी कंडीशन में। कितनी बार, जाने कितनी बार ये शब्द लिखा है। आंसर आपका सी करेक्ट है। किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान के बारे में मैंने आपको बताया कि देने के योग में भिखारी को आटा दे दो। गुरुजी ने 70 अंक दिए हैं, दे दिया, वापस नहीं लेगा। सुनने को 2 कान दिए हैं, अब भगवान इनको वापस लेगा ही नहीं, तो ये संप्रदान कारक है। सुनने को 2 कान दिए हैं। किस विकल्प में रीतिवाचक है? रीति, चलो आप, धीरे धीरे, हौले हौले, सने सने, ध्यान पूर्वक है। तो ये कि यही शब्द लिखवाया, ये कि यही, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक। निधि ध्यान पूर्वक पढ़ती है, वाक्य लिखाया मैंने, ध्यान पूर्वक पढ़ती है। निधि ध्यान पूर्वक पढ़ती है, ये उसका तरीका है ना। ध्यान पूर्वक साइकिल चलाओ, ध्यान पूर्वक साधन चलाओ। शेर अचानक आ गया, शेर सहसा आ गया। चोरी चोरी, चोर चोरी चोरी, चुपके आया। तो ये सब क्या है? एक रीति है, एक तरीका है। आंसर आपका कौन सा होगा? ये ध्यान पूर्वक वाला। 4। अगला देखिए आप, कौन सा है? वाच्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्रश्न विवादित है। इस प्रश्न पर रेट लगा सकते हैं आप, ये डिलीट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर उत्तर है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। भाववाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, इसलिए थोड़ा सा विवाद इस पर हो सकता है, क्योंकि भाववाच्य होता है वो अधिकतर अकर्मक क्रियाओं में ही होता है, इसलिए इसका उत्तर सी माना जा सकता है। बस बाकी का ये प्रश्न डिलीट होने योग्य है, ये मैंने पहले भी अभी बता रहा हूं आपको। अगला सवाल, 4 उत्तर इसके राइट है, बाकी मानेगा तो सी। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? पूरी दुनिया जानती है, सत्य प्लस शास्त्र, सुसुप्ति, संवाद। इसमें क्या गलती करी है? समुद्र ऊर्मी में कितनी बार बार मैं बोलता हूँ, ऊर्मी में ऊ बड़ा आएगा। ऊर्मी मीन्स लहर है,
कितनी बार कहा है ये समुद्र उर्मी। डी आंसर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। अब देखो ये सवाल भी विवादित हो सकता है, लेकिन साफ है अष्टाध्यायी बहुब्रीहि की ओर चला जाता है ना। और पंचेरी में द्विगु समास है, सतसई भी बहुब्रीहि की ओर चला जाता है। द्विगु नहीं है, 31 ये द्वंद्व समास है, 1 और 30, इसलिए फाइनल उत्तर इसका बी है। कोई विवाद इस पर नहीं मानना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ठीक है ना। वह आए तो मैं जाऊं, ये साधारण वाक्य है। वह आए तो मैं जाऊं साधारण वाक्य है, लेकिन इसका उत्तर मैं बता रहा हूं, ये हेतुमत भविष्यत काल माना जाएगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में 10वीं वाली में पिछली किताब में लिखा हुआ है ये वाक्य, तो इसलिए इसका उत्तर हेतुमत भूतकाल नहीं भविष्यत काल माना जाएगा। 139 140 देखें। निम्नलिखित में से ईय प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द है। स्मरण अनीय, रम अनीय, आदर अनीय, पाणिनीय, पाणिनीय, ये आपका पाणिनीय उत्तर आपका राइट होगा, टी। खूब लिखा रखा है, ये तो मैंने खूब पढ़ा रखा है। किस विकल्प में सभी शब्द रात्रि के पर्यायवाची है? रजनीचर तो ये तो निशाचर, रजनीचर तो ये रात में घूमने वाला राक्षस होता है, तो सीधा सा रजनी, निशीत और विभावरी, बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डूबो रही, तो ये 4 नंबर आपका राइट है। इसके बाद में किस विकल्प में विलोम शब्द है? सुकृति दुष्कृति होता है, सुकृति होता तब दुष्कृति होता। क्षुद्र का विराट होगा, क्षुद्र यानी कम, विराट बड़ा, आंसर डी विलोम शब्द। निम्नलिखित में से विग्रह का अर्थ नहीं है। विग्रह करना, विग्रह मूर्ति बनवाना, आकृति, मूर्ति, कलह, युद्ध, ये सब विग्रह होते हैं, लेकिन विकार का मतलब तो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन नहीं है, सी। अगला, किस शब्द में सर्वाधिक उपसर्ग है? जाने कितनी बार अभी उपसर्ग कल परसों ही पढ़ा है भयंकर तरीके से, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो। अति प्लस आधुनिक है, दुष् प्लस साहसी है, और दुर प्लस बी प्लस अब प्लस आर है। क्या है? दुर प्लस बी प्लस अब प्लस हार। आंसर आपका सी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए आप, अपने कुल का श्रेष्ठ व्यक्ति, अभी वाक्यांश के लिए एक शब्द परसों एग्जाम के 2 दिन पहले ही वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ाए थे, उसमें यही सवाल कतई सेम टू सेम पढ़ाया था आपको। कुल केतु, कुलंगार होता है कुल का नाश करने वाला, कुल का नाश करने वाला, और कुल केतु ये कुल का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। आप देखेंगे आप, निम्नलिखित में से वाक्य संरचना पदक्रम की दृष्टि से गलत कथन कौन सा है? समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पीछे आता है और पिछले शब्द से विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रश्नवाचक द्विकर्मक। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा इस प्रश्न को, ही नहीं पढ़ूंगा। कतई आपको किस तरीके से लिखाया था द्विकर्मक क्रिया का, कि इसमें पहले गौण कर्म होता है, और इसमें एक ट्रिक और बताई थी मैंने, गौण कर्म और बाद में मुख्य होता है, बाद में मुख्य होता है। एक ट्रिक क्या बताई थी? गौण कर्म पहले सजीव आता है, बाद में निर्जीव आता है, नहीं बताया था ये खूब 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 बताया है। इसलिए आपका उत्तर कोई सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, सी करेक्ट है बिल्कुल। पहले सजीव बाद में निर्जीव, सजीव होता है वो गौण और निर्जीव होता है वो मुख्य होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक? ये तो आपका सीधा गलत ही दिया है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। अनुदित का मतलब होता है भाषा को बदलना, तो ये तो विपरीत दे दिया ना, उल्टा, तो यहीं पे गलत कर दिया है, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है सा। इसके बाद में 47 हो गया है। 3 प्रश्न और आपके पास में, ये 3 संकेतवाचक वाक्य की पहचान करो। संकेत दे दो इसमें, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा, ये मैंने संकेत दे दिया। आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, सी आंसर है संकेत।
वाक्यों के भेदों को सुमेलित करो, ये सब जानते हैं। पिताजी के साथ संभवतः वह भी आए, ये संदेह है। आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई दे रहे हो तुम, तो क्या करोगे तुम? कोई आज्ञा थोड़ी दे रहे हो हैं, ये इच्छा है। बातचीत मत करो, ये आज्ञा दे रहे हो। रुपए होते तो पुस्तक खरीद लेता। तो मिलान कर लो, नॉर्मल है, कोई खास बात नहीं। सरल वाक्य ये देखो नहीं है, इसमें कोमा का मतलब की होता है। मैंने शुरुआत में जब पढ़ाना चालू किया था तब यही बताया कि कोमा का मतलब क्या होता है, की। इसलिए ये वाक्य जुड़ा हुआ है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ये 150 प्रश्न थे। अब 150 प्रश्न में से आपको मैं करीबन 140-42 क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट लेकर के और ऐप पे से जो मैंने आपको पढ़ाया है 140-42 क्वेश्चन डिटो एज इट, कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम, ये मैं दे दूंगा। और सेकंड ग्रेड का बैच आपका हमने चालू कर रखा है, उस पर छूट भी चल रही है। फर्स्ट ग्रेड के बैच आपके चल रहे हैं। पिछली फर्स्ट ग्रेड में भी हमारे इतने ही सवाल, करीबन 128 सवाल 140 में से आए थे, और इसमें भी करीबन 142-43 सवाल है, वो एज इट है। वैसे तो पढ़ने वाले ने खूब प्रश्न इसके किए होंगे, लेकिन परीक्षा में कंफ्यूज तो होते ही है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना है। तो ये प्रश्न मैंने आपको हल करा दिए सारे। अब आपको केवल स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं सीधा ही ऐप पर, फटाफट से यूँ बता दूंगा कि ये देखो है ना। एक जगह कर लेता हूँ मैं उनको, फिर आपको मिलते हैं हम अगली क्लास में शाम को 9:15। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।